हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। दो इंपॉर्टेंट चीजें हमने कवर करी थी पिछले लेक्चर में, फटाफट से उन्हें रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक तो हमने एक्सचेंज रेट रिजीम करी थी पिछले लेक्चर में। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट रिजीम्स, राइट। वन इज कॉल्ड फिक्स्ड, और आपके नोट्स में एक और टर्म दिया होगा फिक्स्ड और पेग्ड कहते हैं इन्हें हम, राइट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम की खास बात क्या है कि ये मार्केट नहीं डिसाइड करती, सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम में ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन होती है काफी ज्यादा टू मेंटेन स्टेबिलिटी। क्लियर। नाउ दूसरा हमने करा था फ्लोटिंग, जो आपके नोट्स में लिखा होगा फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल। अच्छा, फ्लोटिंग की खास बात क्या है कि इसमें मार्केट डिसाइड करेगी, सेंट्रल बैंक का कोई रोल नहीं होगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस इन फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग आर इक्वल टू जीरो। कोई ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन नहीं होती, कोई बिलो द लाइन आइटम्स या अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं होती। रिमेंबर, बिलो द लाइन आइटम्स, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस हमने करा था जब बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर। और थर्ड कैटेगरी है जो इंडिया फॉलो करता है, दैट इज डर्टी फ्लोटिंग या मैनेज्ड फ्लोटिंग। इसमें आपका एक्सचेंज रेट डिसाइड तो मार्केट करती है, पर इसी मार्केट में ना इंटरफियर करता है आपके कंट्री का सेंट्रल बैंक थ्रू ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। तो इस केस में ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस आर नॉट इक्वल टू जीरो। ऑलराइट, मेक सेंस। तो हमने ये करा था। फिर हमने करा था फैक्टर्स ऑन विच एक्सचेंज रेट डिपेंड्स, कि आपके कंट्री का जो आपकी करेंसी का एक्सचेंज रेट है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो कौन से फैक्टर्स करे थे हमने? एक, नंबर वन, हमने कहा था कि स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी की वजह से आपके करेंसी की मूवमेंट होती है, आपकी करेंसी चेंज होती है जस्ट बिकॉज ऑफ स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज। वो हमने करा था आर्बिट्राज वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करा था? इंटरेस्ट रेट्स की वजह से आपकी करेंसी मूव होती है, आपकी करेंसी के एक्सचेंज रेट मूव होते हैं। और हमने देखा था, आपके नोट्स में वर्ड दिया होगा इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। उसका मतलब इंडिया के और यूएसए के इंटरेस्ट रेट्स में जितना ज्यादा फर्क होगा, इंडिया के इंटरेस्ट रेट्स बीइंग ऑन द हायर साइड, जितना ज्यादा फर्क होगा उतना ही ज्यादा इंडिया के कैपिटल अकाउंट में इनफ्लोज आएंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में होगा और करेंसी अप्रिशिएट करेगी। Whereas जितना कम डिफरेंस होगा उतना ही डेप्रिशिएटिंग प्रेशर होगा, अप्रिशिएटिंग प्रेशर कम हो जाएगा, राइट। तो इंटरेस्ट रेट पे आपका डिपेंड करता है कि आपका एक्सचेंज रेट क्या जाएगा। फिर हमने करा था इनकम, कंट्री की इनकम या जीडीपी या ग्रोइंग इकोनॉमी। अगर आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो इमीडिएट इफेक्ट क्या आएगा कि आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से आपके इंपोर्ट्स बढ़ गए और करेंसी पे डेप्रिशिएटिंग प्रेशर आएगा। अगर आपकी इकोनॉमी एकदम से बढ़ती है तो इमीडिएट इफेक्ट डेप्रिशिएटिंग आएगा। बट इसके साथ साथ हमने एक और चीज करी थी कि अगर आपकी इकोनॉमी बढ़ती है तो आप अपने से कनेक्टेड इकोनॉमीज को भी बढ़ाओगे, ठीक है। हमने करा था बूम्स एंड रिसेशन ट्रैवल टुगेदर। जितनी ज्यादा कनेक्टेड होगी आपकी इकोनॉमी और बाकी इकोनॉमी से, तो आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी तो उन पे भी पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, या उनकी इकोनॉमी बढ़ेगी तो आप पे भी पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, ठीक है। ये चीज हमने करी थी। और एंड में हमने करा था इन्फ्लेशन। अगर आपके कंट्री में इन्फ्लेशन ज्यादा है बाकी कंट्रीज के मुकाबले तो आपकी करेंसी पे डेप्रिशिएटिंग प्रेशर आएगा। व्हाई? बिकॉज योर एक्सपोर्ट्स वुड बिकम अनकंपेटिटिव एंड योर इंपोर्ट्स वुड इंक्रीज। डेफिसिट आएगा, डेप्रिशिएट होगा, और वाइस वर्सा, राइट। तो एक्सचेंज रेट की मूवमेंट के बारे में, एक्सचेंज रेट सेट कैसे होते हैं उसके बारे में आपको अब पूरा पता चल चुका है। अभी भी आपको पूरा नहीं पता चला है क्योंकि हमने एक और इंपॉर्टेंट चीज एक्सचेंज रेट के बारे में डिस्कस करनी है और वो हम आज करेंगे। वो क्या है इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाली? टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट्स कितने टाइप्स के होते हैं वो देखते हैं, और इसी में ही हम डिस्कस करेंगे नॉमिनल और रियल एक्सचेंज रेट्स। याद है मैंने स्टार्टिंग में जब हमने नेशनल इनकम अकाउंटिंग करा था तो मैंने बोला था ये वर्ड्स नॉमिनल और रियल बार बार अपीयर होंगे। अभी जीडीपी के साथ हो रहे हैं, फिर इन्फ्लेशन के साथ होंगे, इंटरेस्ट रेट्स के साथ होते हैं, ठीक है, और आपकी इनकम के साथ होते हैं। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, नॉमिनल इनकम, रियल इनकम। मैंने कहा था ना नॉमिनल और रियल बार बार अपीयर होंगे। तो एक्सचेंज रेट्स के साथ भी आप नॉमिनल और रियल वर्ड्स एसोसिएट करते हो।
राइट? अब हम देखते हैं कैसे करते हैं, पर पहले एक तरह से बैकग्राउंड देख लेते हैं एक्सचेंज रेट्स कितने टाइप्स का है। नाउ एक्सचेंज रेट्स ना दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं आपके बायलैटरल एक्सचेंज रेट्स और एक होते हैं आपके मल्टीलैटरल एक्सचेंज रेट्स। नाउ बायलैटरल एक्सचेंज रेट्स क्या होते हैं, नाम से ही आपको क्या पता चल रहा है, बायलैटरल मतलब दो कंट्रीज के बीच में। जब आप ये कहते हो कि $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज, तब आप बायलैटरल एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हो। वाई बायलैटरल? यूएसए और इंडिया को कंपेयर कर रहे हो ना। जब आप बात करते हो €1 इज इक्वल टू 100 रुपीज, तो आप बायलैटरल एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हो। एक यूरोपियन यूनियन जहां पे ये यूरो की करेंसी यूज होती है और एक इंडिया को आप कंपेयर कर रहे हो। दो करेंसीज को जब आप कंपेयर करते हो ना, तो आप बायलैटरल की बात कर रहे हो। ठीक है, 1 रुपी कितना होगा या 1 रियाल कितना होगा रुपीज में। जब आप सिर्फ दो करेंसीज को कंपेयर कर रहे हो, देन यू आर टॉकिंग अबाउट बायलैटरल। बट जब आप एक करेंसी को कंपेयर कर रहे हो विद अ बास्केट ऑफ अदर करेंसीज, यानी कि इंडियन रुपी को आप कंपेयर कर रहे हो डॉलर, पाउंड, यूरो, येन, युआन और बहुत सारी बास्केट ऑफ करेंसीज के साथ, जब आप एक करेंसी को कंपेयर करते हो, तब आप मल्टीलैटरल की टेरिटरी में आते हो। व्हेन यू कंपेयर वन करेंसी विद मेनी करेंसीज, एक को मेनी के साथ कंपेयर कर रहे हो तब मल्टीलैटरल है। जब आप एक को एक के साथ कर रहे हो तो बायलैटरल है। अभी मल्टीलैटरल थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बायलैटरल तो समझ आ गया होगा, ये तो आप सुनते ही रहते हो न्यूज़पेपर में। मल्टीलैटरल अभी आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मैंने जो अभी डेफिनेशन दिया उससे सैटिस्फैक्शन नहीं हुई होगी, बट थोड़ी पेशेंस रखो। बायलैटरल के बाद जब हम मल्टीलैटरल डिस्कस करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि मल्टीलैटरल कौन से होते हैं। क्लियर? बस अभी के लिए इतना याद रखो कि मल्टीलैटरल वो होते हैं जब व्हेन यू कंपेयर वन करेंसी विद मेनी करेंसीज, उसे मल्टीलैटरल कहते हैं। नाउ इनको भी यू कैन फर्दर सब डिवाइड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। जो बायलैटरल एक्सचेंज रेट्स होते हैं ना, जो आप ये देखते हो $1 इज इक्वल टू दिस, ये भी दो तरीके के हैं, नॉमिनल और रियल। ठीक है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट होते हैं, एक रियल एक्सचेंज रेट होते हैं। सिमिलरली जब आप मल्टीलैटरल एक्सचेंज रेट की बात करते हो ना, तो भी दो वेराइटीज है, नीर, रीर। नीर का फुल फॉर्म है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रीर का फुल फॉर्म है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो इन दोनों को भी आप नॉमिनल और रियल में फर्दर सब डिवाइड कर लेते हो। क्लियर? अब मल्टीलैटरल आपको तब तक नहीं समझ आएगा जब तक आपको बायलैटरल नहीं आता। तो सबसे पहले बायलैटरल को अच्छे से कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट को। ठीक है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट समझने के लिए आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। नॉमिनल एक्सचेंज रेट वो एक्सचेंज रेट है जो आप आए दिन सुनते रहते हो। ठीक है, न्यूज़पेपर में पढ़ लेते हो, या अगर आपको डॉलर्स खरीदने होते हैं मार्केट में क्योंकि आपका यूएसए का ट्रिप लगने वाला है, वो जो एक्सचेंज रेट पे आप डॉलर्स खरीदते हो वो नॉमिनल एक्सचेंज रेट ही है। जब भी आप इंटरनेट पे, न्यूज़पेपर पे ये देखते हो कि $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज, उस समय बात चल रही होती है नॉमिनल एक्सचेंज रेट की। नॉमिनल एक्सचेंज रेट का मतलब पता है क्या है, कि आपको कितनी डोमेस्टिक करेंसी लगेगी एक यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी खरीदने में। आपको 70 डोमेस्टिक करेंसी यानी कि रुपीस लगेंगे एक यूनिट, यानी कि वन यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। इस केस में फॉरेन करेंसी क्या है? डॉलर। तो 70 रुपीस लगेंगे $1 खरीदने में। यह नॉमिनल एक्सचेंज रेट है। डेफिनेशन क्या है? हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी आर रिक्वायर्ड टू परचेज 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। इसे आप नॉमिनल एक्सचेंज रेट कहते हो, बस। और ये डिसाइड किस बेसिस पे होता है? बिकॉज इंडिया मैनेज फ्लोटिंग या डर्टी फ्लोटिंग पे ये मार्केट डिसाइड करती है। और मार्केट किस बेसिस पे डिसाइड करती है? अगेन डिमांड सप्लाई के बेसिस पे। डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी, रुपी डेप्रिशिएट हो जाएगा। ये तो हम कर ही चुके हैं। डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी यानी कि एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, तो रुपी अप्रिशिएट कर जाएगा। अच्छा, अप्रिशिएट डेप्रिशिएट का भी मतलब क्या होता है? अगेन 70 से 60 गया तो अप्रिशिएट कहते हैं, 70 से 80 गया तो डेप्रिशिएट कहते हैं। नंबर बढ़ गया, अगर 70 से 80 हो गया उसे डेप्रिशिएट कहते हैं। अच्छा, बाय द वे, अगर आप फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम नहीं फॉलो कर रहे, अगर आप फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम फॉलो कर रहे हो, तो 70 से 80 जाएगा तो आप कहोगे डी वैल्यूड, डेप्रिशिएट नहीं, डी वैल्यू। और 70 से 60 जाएगा तो यू यूज द वर्ड री वैल्यू। क्लियर? बस यहां पढ़ लेते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट में क्या लिखा है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी दैट कैन परचेज अ यूनिट ऑफ गिवन फॉरेन करेंसी। बिल्कुल सही। अ डिक्रीज इन दिस वेरिएबल
is termed as nominal appreciation of the currency. Decrease in this variable मतलब 70 से नंबर डिक्रीज होके 60 हो गया. अगर 70 से 60 हो गया तो इसे हम कहते हैं appreciation, है ना. A decrease in this variable is termed as nominal appreciation of the currency. हाँ, ब्रैकेट में लिखा हुआ है अंडर द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम अ डाउनवर्ड एडजस्टमेंट ऑफ द रेट इज टर्म्ड रीवैल्यूएशन. डाउनवर्ड एडजस्टमेंट मतलब 70 से 60 नीचे लेके आ रहे हो नंबर को. रीवैल्यूएशन वर्ड यूज करते हैं फिक्स्ड में, और फ्लोटिंग में हम अप्रिसिएशन वर्ड यूज करते हैं अगर नंबर डिक्रीज हो रहा है, यानी कि 70 से 60, 60 से 40 हो रहा है. क्लियर? बिल्कुल इसके उल्टा भी है. An increase in this variable is termed nominal depreciation of the currency. और अगर फिक्स की बात करें तो हम बात करते हैं devaluation की. क्लियर? तो नॉमिनल में इतनी कंफ्यूजन नहीं होगी. अब रियल की बात करते हैं, यहां कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए ध्यान से सुनना. ओके? नाउ जब हम रियल एक्सचेंज रेट कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, तो हमारा मेन पर्पस पता है क्या होता है? हमारा मेन पर्पस ये देखना होता है कि अगर हम यूएसए और इंडिया को कंपेयर कर रहे हैं, डॉलर और रूपी को कंपेयर कर रहे हैं, तो हमारा मेन पर्पस पता है क्या है? हमारा मेन पर्पस ये देखना है कि गुड्स के टर्म में इंडिया के गुड्स कितने महंगे हैं यूएसए के गुड्स के मुकाबले. मतलब इंडिया के रूपी कितना परचेज कर सकता है एज कंपेयर टू यूएसए का डॉलर. कंफ्यूजिंग लग रहा होगा. चलो मैं एक और सिंपल एग्जांपल दे देता हूं. आप मान लो कि इंडिया और यूएसए के बीच में ना बार्टर ट्रेड हो रहा है. बार्टर समझ रहे हो? जहां पे आप पैसे से चीजें नहीं खरीद रहे, गुड्स से चीजें खरीद रहे हो. इंडिया कुछ गुड्स देता है और रिटर्न में कुछ ले लेता है. राइट? तो मान लो इंडिया और यूएसए में बार्टर ट्रेड हो रहा है. आप जानना चाहते हो कि मान लो यूएसए में ना यही पेन बन रहा है और इंडिया में भी यही पेन बन रहा है. आप जानना चाहते हो कि अगर आपको यूएसए का पेन लेना है तो आपको इंडिया के पेन कितने देने पड़ेंगे. यानी कि अगर ऐसा हो कि यूएसए में ये पेन डबल प्राइस पे मिलता हो और इंडिया में सस्ते प्राइस पे मिलता हो, हाफ प्राइस पे मिलता हो, तो कहना है से 2 इंडिया के पेन लगेंगे टू बाय 1 यूएसए का पेन. मेक सेंस? हो सकता है ऐसा, है ना? तो आप रियल एक्सचेंज रेट से पता क्या चेक कर रहे हो? आप चेक कर रहे हो कि इंडिया के कितने गुड्स लगेंगे यूएसए के गुड्स कितने, यूएसए के गुड्स बाय करने में अगर बार्टर हो रहा हो. मेक सेंस? ये आपका ना रियल एक्सचेंज रेट बताता है. ये परचेजिंग पावर वाइज देखता है. एक्सचेंज रेट्स है ये जो रियल एक्सचेंज रेट है ये परचेजिंग पावर वाइज देखता है, गुड्स के टर्म्स में देखता है. ठीक है? अब ये करते कैसे हैं? ध्यान से सुनना. मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं और फॉर्मूला भी हम डिस्कस कर लेंगे. ठीक है? रियल एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पता है क्या होता है? RER, रियल एक्सचेंज रेट, इज इक्वल टू नॉमिनल एक्सचेंज रेट multiplied by price of basket of foreign goods divided by price of basket of domestic goods. अब ये बास्केट का क्या मतलब है अभी बता देता हूं. अच्छा, अगर आप दोनों कंट्रीज के गुड्स के प्राइसेस को ही कंपेयर कर रहे हो तो आपको वही गुड चूज करना पड़ेगा जो दोनों कंट्रीज में मिलता हो. मैंने जो अभी आपको एग्जांपल दिया था कि इंडिया के कितने पेन लगेंगे यूएसए का एक पेन खरीदने में, राइट? तो इस बात की तो गारंटी होनी चाहिए कि यूएसए और इंडिया में पेन बन रहे हैं और सेम पेन बन रहा है. राइट? तो जब आप रियल एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करते हो ना, आप वो गुड सेलेक्ट कर लेते हो तो जो दोनों कंट्रीज में बन रहे हैं. ठीक है? उन्हें एक बास्केट में डाल लेते हो. ठीक है? इसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव बास्केट या बास्केट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गुड. वो गुड जो दोनों कंट्रीज में मिल रहा है ना, उसको, उनके प्राइसेस को आप कंपेयर करते हो, उनको चेक करते हो. ठीक है? उनमें देखते हो कि बार्टर का क्या सिस्टम होगा. क्लियर? मेक सेंस? तो आप ना एक रिप्रेजेंटेटिव गुड ले लेते हो जो दोनों कंट्रीज में मिल रहा है. रिप्रेजेंटेटिव गुड उसे कहेंगे जो दोनों कंट्रीज में मिल रहा है, या बहुत सारे गुड्स ले लेते हो जो दोनों कंट्रीज में मिल रहे हैं, उनका एक बास्केट बना लेते हो. ठीक है? अब लेट्स सपोज हम बास्केट नहीं बना रहे, हम इस पेन की ही बात कर रहे हैं. ठीक है? मैं एग्जांपल से बता देता हूं. लेट्स सपोज ये पेन है, ये यूएसए में भी बन रहा है और इंडिया में भी बन रहा है. हम देखना चाहते हैं कि इंडिया के कितने पेन लगेंगे यूएसए का एक पेन बाय करने में. ठीक है? नाउ लेट्स सपोज यूएसए और इंडिया का डॉलर और रुपी का एक्सचेंज रेट, नॉमिनल एक्सचेंज रेट चल रहा है $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज. लेट्स सपोज ये सिचुएशन है. ठीक है? और मान लो यूएसए में इस पेन का प्राइस है $2 और इंडिया में इस पेन का प्राइस है 50 रुपीज. मान लो ऐसा है.
ठीक है, मान लो इंडिया में इस पेन का प्राइस है 50 रुपए का, ये पेन मिल जाता है, यूएसए में खरीदने जाओ तो ये $2 का मिलता है। ठीक है, और एक्सचेंज रेट ये चल रहा है। अब मैं देखना चाहता हूं कि इंडिया का कितने पेन लगेंगे टू बाय यूएसए का एक पेन। ठीक है, अब मैं इस फॉर्मूले पे जाता हूं। नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है? 50। ठीक है, प्राइस ऑफ बास्केट ऑफ फॉरेन गुड्स, फॉरेन गुड का प्राइस क्या चल रहा है? आपके बास्केट हटा दो, फॉरेन गुड का प्राइस क्या चल रहा है? $2। आप यहां लिख देते हो 2। इंडिया में गुड का प्राइस कितना चल रहा है? 50। ठीक है, आपका रियल एक्सचेंज रेट कितना आ जाता है? 2। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यह है कि इंडिया में पेन का जो प्राइस है वो आधा है यूएसए के। यूएसए में $2 का पेन मिल रहा है, अगर आप यूएसए से खरीदने जाओ तो आपको $2 देने पड़ेंगे, और $2 आपको कितने के पड़ेंगे? 100 रुपीज के। अगर आप $2 खरीदने जाते हो तो आपको 100 रुपीज देने पड़ेंगे। तो यूएसए से अगर आप पेन खरीदते हो तो 100 रुपीज का पड़ता है, इंडिया से खरीदते हो तो आपको पेन 50 रुपीज का पड़ता है, राइट। तो यूएसए का एक पेन खरीदने के लिए आपको 2 पेन देने पड़ेंगे इंडिया से। मेक सेंस है ना? वो जो एक पेन का प्राइस है इंडिया में उतने के 2 पेन आ जाएंगे, राइट। और यहां 2 आ गया। ठीक है, मैं और एग्जांपल ले लेता हूं। लेट्स सपोज ऐसा चल रहा था कि इंडिया में पेन का प्राइस चल रहा था, मान लो एक्सचेंज रेट चल रहा है $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज ही चल रहा है। यूएसए में पेन का प्राइस चल रहा है 150 रुपीज, और इंडिया में, सॉरी 150 रुपीज नहीं, यूएसए में पेन का प्राइस चल रहा है $3 का है, और इंडिया में प्राइस चल रहा है 100 रुपीज का पेन आ रहा है। ठीक है, अब यहां डाल के देखो, नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है? 50। प्राइस कितना है फॉरेन में? $3 का। इंडिया में कितने का है? 100 रुपीज का। इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 1.5 आएगा, राइट। मतलब यूएसए में कोई चीज कितने की है, अगर हम रुपीज में कन्वर्ट करें, यूएसए से खरीदने जाएंगे तो 150 रुपीज देने पड़ेंगे, इंडिया से खरीदने जाएंगे तो 100 रुपीज देने पड़ेंगे। तो यूएसए में जो प्राइस है वो 1.5 टाइम्स है इंडिया के। पहला जो एग्जांपल था उसमें क्या आ रहा था? ट्वाइस है इंडिया के प्राइस। तो यूएसए में जो प्राइस चल रहे हैं वो इंडिया के ट्वाइस थे पिछले एग्जांपल में, इसमें 1.5 टाइम्स है। क्लियर? अब मुझे आप एक चीज बताओ, अब मैं एंटर करूंगा इस टेरिटरी में कि रियल एक्सचेंज रेट हम कैलकुलेट क्यों करते हैं। आपको पता है एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस चेक करनी है अगर आपने, कि आपके एक्सपोर्ट्स कितने कंपेटिटिव है मार्केट में, तो आपके लिए रियल एक्सचेंज रेट बहुत काम आता है। कैसे काम आता है? अगर आपका रियल एक्सचेंज रेट, इसी एग्जांपल से देखना, अगर आपका रियल एक्सचेंज रेट इज ग्रेटर देन 1 से ज्यादा आ रहा है, दैट मींस यूएसए में गुड्स महंगे हैं, इंडिया में गुड्स सस्ते हैं। और अभी जो हमने 2 एग्जांपल्स करे थे उसमें ग्रेटर देन 1 ही आ रहा था, एक में 1.5 आ रहा था रियल एक्सचेंज रेट, एक में 2 आ रहा था। तो अगर आपका रियल एक्सचेंज रेट इज ग्रेटर देन 1, दैट मींस यूएसए में गुड्स महंगे हैं, इंडिया में सस्ते हैं। अब अगर इंडिया में गुड्स सस्ते हैं, यूएसए में महंगे हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट में लोग कौन सा पेन खरीदेंगे, यूएसए का या इंडिया का? ऑब्वियसली इंडिया का। ये पेन सेम है, सेम पेन है, यूएसए में बनता है, इंडिया में बनता है, पर इंटरनेशनल मार्केट वाले इंडिया का खरीदेंगे क्योंकि इंडिया से सस्ता मिलता है। तो डोंट यू थिंक इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे? लोग यूएसए से ये पेन नहीं खरीदेंगे, इंडिया से खरीदेंगे, तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, राइट? अगर आपका रियल एक्सचेंज रेट इज ग्रेटर देन 1, देन इट इज वेरी गुड फॉर योर एक्सपोर्ट्स। अगर आपका रियल एक्सचेंज रेट इज लेस देन 1, दैट मींस आपके कंट्री में चीजें महंगी चल रही हैं एज कंपेयर टू फॉरेन कंट्री, है ना? आपके कंट्री में चीजें महंगी चल रही हैं एज कंपेयर टू यूएस, तो लोग अब यूएसए से सामान ज्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इंडिया के लोग भी यूएसए से बाय करना पसंद करेंगे। जैसे आप आईफोन की बात नहीं करते, आईफोन कई लोग बाहर से मंगाते क्योंकि बाहर सस्ता मिल रहा होता, बिकॉज बाहर टैक्सेस कम होंगे, ड्यूटी वगैरह नहीं लगती, राइट? तो अगर बाहर में यही सेम पेन सस्ता है और इंडिया में महंगा है, तो लोग बाहर से मंगाना पसंद करेंगे, इंडिया के इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे और एक्सपोर्ट्स खराब हो जाएंगे। तो जो आपका रियल एक्सचेंज रेट होता है ना, उस पे सबकी नजर इसलिए होती है, फॉरेन ट्रेड के पर्सपेक्टिव से नजर होती है। एक्सपोर्टर्स खुश हो जाते हैं अगर आपका रियल एक्सचेंज रेट का नंबर बढ़ता रहता है, 1 से ज्यादा होता रहता है। अच्छा, एक और चीज, जैसे मैंने आपको बताया था कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट में अगर 70 से 80 हो जाए नॉमिनल एक्सचेंज रेट, तो हम कहते हैं डेप्रीशिएट कर गया, और 70 से 60 हो जाए तो अप्रिशिएट कर गया। यही हमने करा है।
रियल में भी ऐसा है। अगर आपका रियल एक्सचेंज रेट 1 से 2 की तरफ चला गया तो डेप्रीशिएट कर गया, ठीक है। और अगर आपका रियल एक्सचेंज रेट 1 से 0.5 की तरफ चला गया तो अप्रिशिएट कर गया। अब मुझे बताओ बेटर क्या है रियल एक्सपोर्टर्स के लिए, अगर आपका रियल एक्सचेंज रेट डेप्रीशिएट करता है या अप्रिशिएट करता है? ऑब्वियसली डेप्रीशिएट करता है। जितना ज्यादा 1 से ज्यादा होगा आपका नंबर रियल एक्सचेंज रेट का, उतना ही एक्सपोर्टर्स को फायदा, और जितना 1 के क्लोज होगा या 1 से कम होता जाएगा उतना ही एक्सपोर्टर्स को नुकसान। तो जितना बड़ा नंबर रियल एक्सचेंज रेट का उतना एक्सपोर्टर्स को फायदा। सो व्हेन रियल एक्सचेंज रेट डेप्रीशिएट्स एक्सपोर्टर्स स्टैंड टू गेन, एंड व्हेन रियल एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट्स यानी कि 1 से कम हो रहा है या 1 की तरफ नंबर कम होता जा रहा है तो एक्सपोर्टर्स स्टैंड टू लूज। क्लियर? तो कहते हैं कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट से भी ज्यादा ना एक्सपोर्टर्स के लिए बेटर आइडिया लगता है रियल एक्सचेंज रेट से, क्योंकि यहां डायरेक्टली आप प्राइस कंपेयर कर रहे हो। नॉमिनल में तो आप करेंसी ऐसे देख रहे हो ना, जो मैंने पहले भी आपको फर्स्ट क्लास में लॉजिक बताया था कि व्हेन योर करेंसी डेप्रीशिएट्स एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है, तब मैं नॉमिनल के बारे में बात कर रहा था। बट बेटर आइडिया आपको रियल से लगता है क्योंकि यहां आप डायरेक्टली गुड्स को कंपेयर कर रहे हो। मेक सेंस? ठीक है। अगेन रियल एक्सचेंज रेट निकालने के लिए आप बास्केट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गुड्स ले लेते हो कि वो गुड्स जो दोनों में बनते हैं और दोनों इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हैं, ठीक है, ये चीज है। ऑलराइट, तो ये तो हो गया आपका बायलैटरल एक्सचेंज रेट। आगे भी देख लेते हैं जो कुछ लिखा हुआ है। अ डिक्रीज इन आर इज टर्म्ड अप्रिसिएशन ऑफ द रियल एक्सचेंज रेट, एंड इंक्रीज इज टर्म्ड डेप्रिसिएशन। हम कर चुके हैं। Depreciation of RER means that Indian products have become more price competitive. सस्ते हो गए ना तो बिकेंगे ज्यादा। Good news for exporters. Appreciation of RER means that Indian products have become less price competitive. That is bad news for exporters. Make sense? ठीक है, चलो अब हमने बायलैटरल एक्सचेंज रेट्स तो कर लिए, अब हम मल्टीलैटरल की तरफ आ जाते हैं। मल्टीलैटरल का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। मल्टीलैटरल में भी हमने दो करे थे ना, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ठीक है, सबसे पहले हम नॉमिनल की बात करते हैं। क्लियर? नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। नाउ ये समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। सपोज $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज। ठीक है, अब एकदम से क्या होता है, आपकी करेंसी डेप्रीशिएट कर जाती है। $1 नाउ बिकम्स 80 रुपीज। जब आपकी करेंसी डेप्रीशिएट करती है ना, जैसे रुपी जब डेप्रीशिएट कर रहा है, हम या तो वर्ड यूज कर लेते हैं डेप्रीशिएट, या हम पता क्या कहते हैं जनरली पॉपुलर कल्चर में कि रुपी इज वीकनिंग, वीकन हो रहा है रुपी। ठीक है, और जब आपकी करेंसी बढ़ती है 70 से मान लो 60 चलेगी तो रुपी इज स्ट्रेंथनिंग। पर ये जो हम टर्म यूज करते हैं ना, रुपी इज वीकनिंग, रुपी इज स्ट्रेंथनिंग, हम आगे जरूर ऐड करते हैं वीजावी डॉलर। रुपी इज वीकनिंग वीजावी डॉलर, रुपी इज स्ट्रेंथनिंग वीजावी डॉलर, है ना, क्योंकि यहां हम बायलैटरल की बात कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है, नाउ लेट्स सपोज ऐसा हो जाता है कि डॉलर के मुकाबले ना आपका जो रुपी है वो स्ट्रेंथन होने लग जाता है, यानी कि 70 से 60 जा रहा है। यूरो के मुकाबले आपका रुपी वीकन होने लग जाता है, मान लो ऐसा हो जाता है। ठीक है, जापानीज येन है, उसके मुकाबले आपका रुपी स्ट्रेंथन होने लग जाता है। ठीक है, और चाइनीज करेंसी है रेनमिनबी, युआन, उसके मुकाबले आपकी करेंसी वीकन होने लग जाती है। ठीक है, और ऐसे सो ऑन, बहुत सारी करेंसीज के साथ आपका ट्रेड चल रहा है, किसी के मुकाबले आप अप्रिशिएट कर रहे हो, किसी के मुकाबले आप डेप्रिशिएट कर रहे हो। जब आप अप्रिशिएट कर रहे हो तो स्ट्रेंथन हो रही है, डॉलर के मुकाबले स्ट्रेंथन हो रहे हैं, यूरो के मुकाबले वीकन हो रहे हैं, येन के मुकाबले स्ट्रेंथन हो रहे हैं, युआन चाइनीज करेंसी के मुकाबले वीकन हो रहे हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, अब अगर कोई आपसे पूछता है कि मुझे यह बताओ कि ओवरऑल रुपी स्ट्रेंथन हो रहा है या वीकन हो रहा है, आप इंडिविजुअल करेंसीज को देख के तो कह सकते हो इसके मुकाबले स्ट्रेंथन, इसके मुकाबले वीकन, बट अगर मैं जानना चाहता हूं कि ओवरऑल रुपी जो है वो स्ट्रेंथन हो रहा है या वीकन हो रहा है, वो कैसे बताओगे? ओवरऑल ऑन एवरेज रुपी स्ट्रेंथन हो रहा है या वीकन हो रहा है, वो कैसे बताओगे?
उसके लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ता है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में आप पता क्या करते हो, अगेन ये आप जानना चाहते हो मल्टीलैटरल लेवल पे। अब आप रुपी को सिर्फ एक करेंसी के साथ नहीं कंपेयर कर रहे, आप जानना चाहते हो सबके मुकाबले ऑन एवरेज रुपी स्ट्रेंथन हो रहा है या वीकन हो रहा है। तो आप पता क्या करते हो, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट निकालने के लिए ना आप क्या करते हो, आप डॉलर के मुकाबले एक्सचेंज रेट देख लेते हो रुपी का, ठीक है, प्लस पाउंड के मुकाबले देख लेते हो, प्लस यूरो के मुकाबले देख लेते हो, एंड सो ऑन। जिन जिन कंट्रीज के साथ आपका ट्रेड हो रहा है ना, सबके मुकाबले एक्सचेंज रेट देख लेते हो, बायलैटरल नॉमिनल एक्सचेंज रेट, ठीक है। मान लो डॉलर के मुकाबले चल रहा है 70 रुपीज, पाउंड के मुकाबले चल रहा है 90 रुपीज, यूरो के मुकाबले चल रहा है 100 एंड सो ऑन, ठीक है। फिर आप इनका एवरेज ले लेते हो, ठीक है, नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो, डिवाइड कर देते हो, आप इसका एवरेज ले लेते हो, ठीक है। तो आपने क्या करा, आपने एक कंट्री के साथ नहीं देखा, एक करेंसी के साथ नहीं देखा अपना एक्सचेंज रेट, सारी जिन जिन के साथ आपका ट्रेड होता है, जो जो मैटर करती हैं आपको, सबके साथ आपने एक्सचेंज रेट देख लिया, उन सबका एवरेज ले लिया। एवरेज लोगे तो कुछ नंबर आएगा, लेट्स सपोज नंबर आया था 40, एक नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब ये नंबर अगर बढ़ता है, मान लो 40 से 50 हो जाता है, तो ओवरऑल रुपी आपका डेप्रिशिएट कर रहा है, ओवरऑल आपका ना रुपी जो है वो वीकन हो रहा है। और ये नंबर अगर कम हो जाता है, 30 हो जाता है, तो ओवरऑल रुपी आपका अप्रिशिएट कर रहा है, राइट, ओवरऑल रुपी आपका स्ट्रेंथन कर रहा है। आपने सारे एक्सचेंज रेट्स लिए, उन सबका एवरेज ले लिया, जो नंबर आया उसे आप कहते हो नीर। नीर का नंबर 40 से 50 होता है, तो यू से नीर हैज डेप्रिशिएटेड, या रुपी हैज ऑन द होल डेप्रिशिएटेड, या रुपी हैज ऑन द होल वीकन्ड, ठीक है। और अगर 40 से 30 हो जाती है नीर की वैल्यू, तो आप कहते हो ऑन द होल रुपी स्ट्रांग हो रहा है, रुपी अप्रिशिएट हो रहा है ऑन एवरेज सबके मुकाबले, रुपी हैज स्ट्रेंथन। मेक सेंस, ये होता है नीर। बस एक चीज का ध्यान रखना, यहां ना हम सिंपल एवरेज नहीं लेते, हम वेटेड एवरेज लेते हैं। नीर कैलकुलेटेड करने के लिए हम वेटेड एवरेज लेते हैं। अब वेटेड एवरेज में क्या होता है, आप इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ ना वेट्स अटैच कर देते हो। डॉलर को आपने दे रखा है मान लो 30% वेट, पाउंड को आपने दे रखा है 5% वेट, इसको आपने दे रखा है 20% वेट, एंड सो ऑन। आप वेट्स अटैच करते हो। वेट्स किस बेस पे अटैच करते हो, बेस्ड ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री विद योर फॉरेन ट्रेड। अगर आपका ज्यादा यूएसए के साथ ट्रेड हो रहा है या यूएसए के साथ ट्रांजैक्शन ज्यादा हो रही है, तो भाई यूएसए डॉलर को ज्यादा वेट मिलेगा, है ना। तो वेट्स होगा विद रिस्पेक्ट टू द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट कंट्री इन योर फॉरेक्स मार्केट। क्लियर। तो आप वेटेड एवरेज लेते हो। वेटेड एवरेज के बाद ये नंबर आता है 40, ये बढ़ा वीकन हो रही है, ये कम हुआ स्ट्रेंथन हो रही है। तो ओवरऑल अगर आपको जानना है, मल्टीलैटरल लेवल पे अगर आपको जानना है, नॉट जस्ट एक कंट्री के बेसिस पे, एक कंट्री से कंपेयर करके, ओवरऑल अगर आप देखना चाहते हो कि रुपी स्ट्रेंथन कर रहा है या वीकन कर रहा है, तो आप करते हो, देखते हो नीर, ठीक है। नाउ नीर आपको बताता है मल्टीलैटरल लेवल पे, मल्टीलैटरल अगेन, एक रुपी बाकी सारी करेंसीज के साथ कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब ये तो आप सिर्फ देख रहे हो नॉमिनल लेवल पे एक रुपी बाकी सारी कंट्रीज के साथ कैसा परफॉर्म कर रहा है, राइट। अगर आप देखना चाहते हो कि आप ना देखना चाहते हो जो आपका रुपी है या आपकी कंट्री बाकी सारी कंट्रीज के साथ रियल टर्म्स में कैसा परफॉर्म कर रही है, यहां पे तो आपने मल्टीलैटरल नॉमिनल एक्सचेंज रेट निकाला है ना। अगर आप मल्टीलैटरल रियल एक्सचेंज रेट निकालना चाहते हो, तो उसके लिए आप करते हो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। नाउ नीर में क्या हो रहा था, नीर में हो रहा था कि आप एवरेज ले रहे थे बायलैटरल नॉमिनल एक्सचेंज रेट्स का। डॉलर के साथ कितना चल रहा है, पाउंड के साथ कितना चल रहा है, ये सारे नॉमिनल एक्सचेंज रेट्स थे ना, बायलैटरल नॉमिनल एक्सचेंज रेट्स थे जिनका एवरेज लिया है। रीर में आप क्या करोगे, सेम ही फिनोमिना अप्लाई करोगे, आप वेटेड एवरेज ही लोगे, बट वेटेड एवरेज में इस बार आप रियल एक्सचेंज रेट्स होंगे ना। जो मान लो डॉलर यूएसए के साथ रियल एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, पाउंड के साथ आपका रियल एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है,
ठीक है, एंड सो ऑन, सबका वेटेड एवरेज ले लोगे, जो आएगा वो होगा रीर। रीर अप्रिशिएट करा एक्सपोर्टर्स के लिए बुरा मल्टीलैटरल लेवल पे, रीर डेप्रिशिएट करा एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छा मल्टीलैटरल लेवल पे, और वही नीर का भी है। डेप्रिसिएशन इज गुड फॉर एक्सपोर्टर्स ऑन द होल, ऑन एवरेज, और एप्रिसिएशन इज बैड। बस अगेन फर्क क्या है, नीर में आप देखते हो नॉमिनल एक्सचेंज रेट्स जो हैं सबका वेटेड एवरेज लेते हो, रीर में आप रियल एक्सचेंज रेट हर कंट्री के साथ, इंपॉर्टेंट कंट्री के साथ है, उसका वेटेड एवरेज ले लेते हो, आपको रीर आ जाता है। ठीक है, समटाइम्स दे से के रीर इज नीर एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, के रीर कैलकुलेट करने के लिए आपको ना नीर को इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। नीर जो है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट व्हेन एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन बिकम्स रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। क्यों? आपको याद ही होगा ना, नॉमिनल और रियल में फर्क क्या होता है, प्राइसेस का ही होता है, इन्फ्लेशन का ही होता है। तभी अगर यूपीएससी प्रीलिम्स में आपको यह क्वेश्चन आ जाता है दैट रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इज नीर एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, वो करेक्ट होगा। नॉमिनल और रियल में हमेशा इन्फ्लेशन का फर्क होता है। ठीक है, जीडीपी लगा लो, इंटरेस्ट रेट्स लगा लो, जो हमने नॉमिनल और रियल इंटरेस्ट रेट्स करे थे, रिमेंबर फिशर इक्वेशन, फिर नॉमिनल इनकम, रियल इनकम। सिमिलरली नॉमिनल एक्सचेंज रेट और रियल एक्सचेंज रेट में भी फर्क है प्राइसेस का, इन्फ्लेशन का। तो ये आंख बंद करके आप इस ऑप्शन को करेक्ट कर देना, दैट रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इज नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। क्लियर? एक बारी कुछ समान लिखा हुआ था यहां पे, वो भी देख लेते हैं, जो हमने नॉमिनल के लिए यूज करा था, और रियल के लिए जो मटेरियल होगा वो आपको नोट्स में मिल जाएगा। यहां मैंने ठीक नहीं समझा कि यहां हम रीड करें उसे, रियल के लिए आपको मटेरियल मिल जाएगा नोट्स में। नॉमिनल का देख लेते हैं। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इज अ वेटेड एवरेज रेट, जैसा कि मैंने बताया, एट विच वन कंट्रीज करेंसीज एक्सचेंज रेट्स one country's currency exchanges for a basket of multiple foreign currencies। अब ये बास्केट कौन सा होएगा, जिनका आपने वेटेड एवरेज लिया है उन्हीं के साथ कंपेयर कर रहे हो ना, तभी इसे मल्टीलैटरल भी कहते हैं, कि एक रुपी को आप चेक कर रहे हो बास्केट ऑफ करेंसी से, मल्टीपल करेंसी से। In economics, NEER is an indicator of a country's international competitiveness in terms of foreign exchange market. It gives us an idea as to whether a particular currency is strengthening or weakening against foreign currencies on the whole। एक करेंसी के साथ तो आप चेक कर सकते हो स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग, वो बायलैटरल रेट से कर सकते हो, बट ओवरऑल चेक करना चाहते हो स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग, तो आपको देखना पड़ेगा नीर को, मल्टीलैटरल एक्सचेंज रेट्स को। Every NEER compares one individual currency against a basket of foreign currency। हाँ, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स में स्टेटमेंट के फॉर्म पे पूछ सकते हैं, which of the following statements is true। This basket is chosen based on the domestic countries, यानी कि इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स एज वेल एज अदर मेजर करेंसीज। क्योंकि ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ ही तो आपका एक्सचेंज होता है, तो उन्हीं का ही एवरेज लेना है आपको। क्लियर? मेक सेंस? तो अब आपका एक्सचेंज रेट पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो गया है। ठीक है, हमने क्या क्या कर लिया, हमने एक्सचेंज रेट में कर लिया एक्सचेंज रेट रिजीम क्या होती है, फिक्स्ड फ्लोटिंग और मैनेज फ्लोटिंग। हमने ये देख लिया कि कौन से फैक्टर्स पे आपके एक्सचेंज रेट डिपेंड करते हैं, स्पेक्यूलेशन, इनकम, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन। और हमने देख लिया इंटरेस्ट रेट्स भी कितने तरीके के होते हैं, राइट? बायलैटरल, मल्टीलैटरल। बायलैटरल में है नॉमिनल, रियल, मल्टीलैटरल में है नीर, रीर। ऑलराइट, मेक सेंस? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, विच इज टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बारी के इकोनॉमिक सर्वे में आया था, ये इन पे काफी ज्यादा लिखा गया था, 2 पेज लिखे गए थे इंडिया के टर्म्स ऑफ ट्रेड पे, और बीच बीच में भी रेफरेंस आते रहते हैं कि इंडिया का टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव कर रहे हैं ना। इकोनॉमिक सर्वे में जब भी कोई चीज लिखी होती है ना, उससे आपको ना एक चीज ध्यान में रख लेनी चाहिए। अगर इकोनॉमिक सर्वे कोई नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है जो जनरली यूपीएससी के सिलेबस में नहीं पढ़ाया जा रहा था पर इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट मींस उस पे से प्रीलिम से सवाल आ सकते हैं कि व्हाट इज दिस टर्म, व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट। अगर इकोनॉमिक सर्वे ने इंट्रोड्यूस कर दिया ना कोई नया टर्म, तो वो आपके सिलेबस का ऑटोमेटिकली पार्ट हो जाता है।
ऑलराइट नाउ, वैसे तो इकोनॉमिक सर्वे टर्म्स ऑफ ट्रेड के बारे में बात करता रहता है, ये आउट ऑफ सिलेबस इतनी चीज है नहीं है, करना ही होता है, बट क्योंकि इस बार इकोनॉमिक सर्वे ने इस पे ज्यादा तवज्जो दी है, इसलिए हम इसे डिस्कस करेंगे कि ये होते क्या है, और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई प्रीलिम्स में सवाल आता है तो आप कर लोगे। सो व्हाट आर टर्म्स ऑफ ट्रेड? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड, एक एक करके देखते हैं। ऑलराइट नाउ, सबसे पहला है नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड। नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है, ध्यान से सुनना। देखो, हर कंट्री का ना स्ट्रक्चर अलग होता है, उसकी कुछ ही कैपेसिटी होती है, मतलब उसकी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड्स बनाने की एक्सपर्टीज होती है और एक पर्टिकुलर गुड्स बनाने की एक्सपर्टीज नहीं होती है, ठीक है। जैसे कुछ इकोनॉमीज होती हैं जिन्हें हम एग्रेरियन इकोनॉमीज कहते हैं, जिनकी एग्रीकल्चरल गुड्स बनाने की एक्सपर्टीज होती है। कुछ को हम मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउसेस कहते हैं, जैसे चाइना, जिनकी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बनाने की एक्सपर्टीज होती है, राइट। और कुछ सर्विस इकोनॉमीज होती हैं जिनकी सर्विसेज एक्सपोर्ट करने की या सर्विसेज देने की एक्सपर्टीज ज्यादा होती है। हर इकोनॉमी की ना, हर कंट्री की अपनी एक एक्सपर्टीज है, राइट। नाउ, अगर आप ये देखना चाहते हो कि कोई कंट्री की एक्सपर्टीज कैसी है, या वो भी छोड़ो, आपने ये टर्म सुना, चलो ये हिस्ट्री से एक बहुत बेटर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। आपने सुना होगा कि जब ब्रिटिश ने इंडिया को कॉलोनाइज करा था, ब्रिटेन ने इंडिया को कॉलोनाइज करा था, तो इंडिया के साथ उन्होंने ट्रेड भी मैक्सिमाइज कर दिया था। और वो ट्रेड कैसा हो रहा था बिटवीन यूके एंड इंडिया। यूके और इंडिया के बीच में ट्रेड कैसा हो रहा था? यूके इंडिया से इंपोर्ट कर रहा था क्या? रॉ मटेरियल, है ना, और इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहा था इन्हीं रॉ मटेरियल के बेसिस पे फिनिश्ड गुड्स। यूके इंडिया से इंपोर्ट कर रहा था कॉटन, रॉ कॉटन, और उसी कॉटन की टेक्सटाइल बना के इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहा था, राइट। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं, और उस टाइम पे दादा भाई नारोजी ने ये तो कहा था, जब वो हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, आप मॉडर्न हिस्ट्री करोगे उनका नाम आएगा, उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी। आप इधर देख सकते हो कि इंडिया रॉ मटेरियल बेच रहा है यूके को, और यूके फिनिश्ड गुड्स वापस इंडिया को दे रहा है। कैन यू सी दिस कि नेट वेल्थ ट्रांसफर इंडिया से यूके हो रहा है। कैसे? इंडिया जो रॉ मटेरियल यूके को बेच रहा है, यूके उसके इंडिया को कुछ पैसे दे रहा होगा, और यूके इंडिया को जो फिनिश्ड गुड्स बेच रहा है, उसके इंडिया यूके को कुछ पैसे दे रहा होगा। मेक सेंस? कैन वी से कि नेट ट्रांसफर ऑफ वेल्थ इंडिया से यूके हो रहा है? क्यों हो रहा है भाई? रॉ मटेरियल तो सस्ता आता है, फिनिश्ड गुड्स महंगे आते हैं। कॉटन सस्ता है पर कॉटन के टेक्सटाइल्स तो महंगे हैं, राइट। तो यूके सस्ती चीजें खरीद रहा है, सस्ते में चीजें खरीद रहा है, और महंगी चीजें इंडिया को बेच रहा है। हम ये कहते हैं कि नेट ट्रांसफर ऑफ वेल्थ इंडिया से यूके हो रहा है। तो दादा भाई नौरोजी ने ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी ना, उसमें उन्होंने और बहुत एग्जाम्पल दिए थे कि कैसे यूके इंडिया को इकोनॉमिकली लूट रहा है। पर उसमें से एक एग्जाम्पल तो ये भी था कि ये जो सिस्टम है कि इंडिया यूके को एक्सपोर्ट कर रहा है रॉ मटेरियल और इंपोर्ट कर रहा है यूके से फिनिश्ड गुड्स। अब फिनिश्ड गुड्स आर प्राइसियर, महंगा, एक्सपेंसिव देन रॉ मटेरियल, और इसी वजह से नेट वेल्थ इंडिया से यूके जा रही है। नाउ इसका टेक्निकल नाम पता क्या है? टेक्निकल टर्म पता क्या यूज करते हैं? ये जो ट्रेड हो रहा है ना इन दोनों के बीच में, इसे हम कहते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। और इधर हम वर्ड यूज करते हैं कि टर्म्स ऑफ ट्रेड आर बायस्ड अगेंस्ट इंडिया, या टर्म्स ऑफ ट्रेड आर इन फेवर ऑफ यूके। कैसे? इन दोनों के बीच में ट्रेड रिलेशंस ऐसे हैं, टर्म्स ऑफ ट्रेड ऐसे हैं कि यूके सस्ती चीजें खरीद रहा है, महंगी चीजें बेच रहा है। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड आर बायस्ड इन फेवर ऑफ यूके, यूके की फेवर में आ रही हैं ये चीजें, राइट, है ना। तो इसे हम टर्म्स ऑफ ट्रेड कहते हैं वैसे, ठीक है। अब इसी टर्म्स ऑफ ट्रेड के काफी सारे वेरिएंट्स हैं, 3 वेरिएंट्स हैं, क्लियर। सबसे पहले हम बात करते हैं नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड की। टर्म्स ऑफ ट्रेड तो समझ आ गया, दोनों के बीच में, दो कंट्रीज के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के क्या रिलेशंस चल रहे हैं, और फिर हम देखेंगे कि किस कंट्री को फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या चल रहे हैं, कौन ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, ज्यादा महंगी चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है, कौन सस्ती चीजें इंपोर्ट कर रहा है, ये सब। और हम ये भी कह सकते हैं
कि यूके इंडिया से इंपोर्ट कर रहा है लो वैल्यू प्रोडक्ट्स और यूके इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहा है हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स, और ये जो डिफरेंस है वैल्यू में, यही यूके कमा रहा है, राइट? तो आज के जमाने में भी ना टर्म्स ऑफ ट्रेड वैलिड है। जो कंट्रीज लो वैल्यू प्रोडक्ट्स जैसे रॉ मटेरियल हो गया, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गए, कॉटन वगैरह, इंपोर्ट करके हाई वैल्यू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स देते हैं, जैसे स्टील एल्यूमिनियम इंपोर्ट कर लिया, उसका आईफोन बना दिया और आगे बेच दिया। लो वैल्यू इंपोर्ट करा, हाई वैल्यू बनाया उसका प्रोडक्ट और आगे बेच दिया। तो एप्पल को फायदा हो रहा है इसमें, आईफोन बना दिया या फोन बना दिया, राइट? मेक सेंस? यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट ना? तो ये टर्म्स ऑफ ट्रेड से हमें पता चलता है। क्लियर? आज भी वैलिड है। डेवलप्ड कंट्रीज क्या करती हैं? लो वैल्यू प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करती हैं और हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स डेवलपिंग कंट्रीज को ही बेच देती हैं। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड आर स्क्यूड इन फेवर ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। एक तरह से इसे नियो कॉलोनियलिज्म भी कह देते हैं कि वो सस्ती चीजें खरीद रही हैं और कोशिश करती हैं कि ये कंट्रीज ना डेवलप ना हो, ये सस्ती चीजें ही बनाती रहें, क्योंकि जिस दिन ये डेवलप हो गए तो इनकी चीजें महंगी होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये डेवलप ना हो, रॉ मटेरियल हमें देते रहे और हम इन्हें फिनिश्ड गुड्स देते रहे। ठीक है, इकोनॉमिक डोमिनेशन का पार्ट है। खैर ये अलग चीज है, हम टर्म्स ऑफ ट्रेड पे ही आ जाते हैं, इसे अंडरस्टैंड करते हैं। मैंने ये सारी आपको हिस्ट्री वगैरह के एग्जांपल्स ये समझाने के लिए दिए थे। खैर टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड। नाउ नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड अगर आपको इंडिया के देखने हैं तो आप पता क्या देखते हो? नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड की डेफिनेशन देख लो। इट इज द यूनिट वैल्यू इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट्स expressed as percentage of unit value index of imports। अब इसमें आप पता क्या करते हो? नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड देखना है। आप देखते हो इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को। ठीक है, अब इंडिया डिफरेंट प्रोडक्ट्स ना डिफरेंट प्राइसेस पे एक्सपोर्ट कर रहा होगा। आप ना सारे प्रोडक्ट्स का ऑन एवरेज एक प्राइस ले लेते हो। ठीक है, ऑन एवरेज एक प्राइस के ऑन एवरेज इंडिया जो भी गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है उसका प्राइस क्या चल रहा है। ठीक है, लेट्स सपोज दैट इज कॉल्ड पीएक्स। ठीक है, फिर आप देखते हो इंडिया ना क्या क्या इंपोर्ट कर रहा है। ऑन एवरेज सारे गुड्स का अगर मैं प्राइस एक कर दूं, एवरेज ले लूं, ठीक है, तो ऑन एवरेज इंडिया कितने प्राइस पे चीजें इंपोर्ट कर रहा है, उसे मैं कह देता हूं पीएम। ठीक है, पीएक्स को मैं कहूंगा प्राइस इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, पीएम को मैं कहूंगा, एवरेज लेने के बाद मैं वर्ड डाल देता हूं प्राइस इंडेक्स। ठीक है, एक्सपोर्ट्स ऑन एवरेज किस प्राइस पे बिक रहे हैं पीएक्स पे, इंपोर्ट्स ऑन एवरेज किस प्राइस पे खरीदे जा रहे हैं पीएम। ठीक है, तो यहां आप लिखते हो प्राइस इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट्स यानी कि पीएक्स डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट्स इनटू 100। अब ध्यान से सुनना, अगर पीएक्स पीएम से ज्यादा है दैट मींस ये जो वैल्यू आएगी परसेंटेज में ही आएगी, ये जो वैल्यू आएगी ये मोर देन 100% होगी। अगर इंडिया का पीएक्स ज्यादा है एज कंपेयर टू पीएम, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होगा कि इंडिया हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहा है और लो वैल्यू प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहा है। सस्ती चीजें इंपोर्ट करता है और महंगी चीजें एक्सपोर्ट करता है, राइट? अगर इंडिया का पीएक्स ज्यादा है, ठीक है, तो उसमें हम कहेंगे नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड इज बायस्ड इन फेवर ऑफ इंडिया। अगर मान लो इंडिया स्टील, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन वगैरह इंपोर्ट करता है और उसका एक प्रॉपर फोन बना के एक्सपोर्ट कर देता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो रॉ मटेरियल है, स्टील, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन वगैरह, इनका प्राइस कम होगा, एक्सपोर्ट का प्राइस ज्यादा होगा। तो अगर इंडिया हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स बेच रहा है और लो वैल्यू प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहा है तो पीएक्स वुड बी मोर देन पीएम एंड नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड वुड बी इन फेवर ऑफ इंडिया। ठीक है, बट अगर उल्टा है, इंडिया का जो पीएक्स है मतलब प्राइस ऑफ गुड्स जो वो एक्सपोर्ट करता है वो कम है एज कंपेयर टू प्राइस ऑफ गुड्स जो वो इंपोर्ट करता है, महंगी चीजें इंपोर्ट कर रहा है, सस्ती चीजें बेच रहा है, तो उस केस में जो नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड है उसकी वैल्यू विल बी लेस देन 100%। लेस देन 100% होगी, तो जब लेस देन 100% होगी आपके नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड की वैल्यू, तो आप कहोगे नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड आर बायस्ड अगेंस्ट इंडिया, है ना? इंडिया महंगी चीजें इंपोर्ट कर रहा है, सस्ती चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है। क्लियर? मेक सेंस? ठीक है, तो ये तो हो गया आपका नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड, बट ये जस्ट 1/3 ऑफ द स्टोरी है अगर हम टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात करें। दूसरी चीज हम पता क्या देखते हैं? ग्रॉस टर्म्स ऑफ ट्रेड। अब ग्रॉस टर्म्स ऑफ ट्रेड में हम पता क्या देखते हैं?
ग्रॉस टर्म्स ऑफ ट्रेड में ना हम प्राइस नहीं कंपेयर करते, हम वॉल्यूम कंपेयर करते हैं कि इंडिया कितनी क्वांटिटी एक्सपोर्ट कर रहा है और इंडिया कितनी क्वांटिटी इंपोर्ट कर रहा है। आप सिर्फ क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हो। अगर इंडिया ज्यादा क्वांटिटी एक्सपोर्ट कर रहा है, कम क्वांटिटी इंपोर्ट कर रहा है, तो आप कहोगे ग्रॉस टर्म्स ऑफ ट्रेड आर बायस्ड इन फेवर ऑफ इंडिया। बट अगर इंडिया ज्यादा वॉल्यूम इंपोर्ट कर रहा है, कम वॉल्यूम एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ग्रॉस टर्म्स ऑफ ट्रेड आर बायस्ड अगेंस्ट इंडिया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? अच्छा, इसका नाम एक और है, ग्रॉस टर्म्स ऑफ ट्रेड में ट्रेड को बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड भी कह देते हैं। प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, याद रखना है ना, क्योंकि इसमें सिर्फ आप प्राइस तो देख ही नहीं रहे, सिर्फ गुड्स को देख रहे हो, कितना आप इंपोर्ट कर रहे हो क्वांटिटी, कितना आप एक्सपोर्ट कर रहे हो क्वांटिटी। तो बार्टर की तरह ही एक्सचेंज हो गया, तो इसे बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड भी कह देते हैं। इट इज द वॉल्यूम इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट्स एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट। इसमें उल्टा होएगा, ग्रॉस टर्म्स ऑफ ट्रेड में क्या होगा, कितनी वॉल्यूम आप इंपोर्ट कर रहे हो डिवाइडेड बाय, वो न्यूमरेटर में होगा इंपोर्ट, डिवाइडेड बाय कितनी वॉल्यूम ऑफ आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, इनटू 100 कर दोगे। अगर आप ज्यादा वॉल्यूम इंपोर्ट कर रहे हो, अगर ये वैल्यू 100 से ज्यादा है, ठीक है, तो आप ज्यादा वॉल्यूम इंपोर्ट कर रहे हो, देन टर्म्स ऑफ ट्रेड आर बायस्ड अगेंस्ट यू। अगर आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हो तो 100 से कम आएगी परसेंटेज जीटीओटी की, तो ग्रॉस टर्म्स ऑफ ट्रेड या बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड आर इन फेवर ऑफ यू। वॉल्यूम देख रहे हो आप, बस सिर्फ वॉल्यूम देख रहे हो, प्राइस नहीं देख रहे, कुछ नहीं देख रहे। ठीक है, बट अगेन ये दोनों होने के बावजूद अभी भी आपको 2/3 स्टोरी पता चली है टर्म्स ऑफ ट्रेड की। प्राइस के बारे में आपने कंपैरिजन कर लिया, वॉल्यूम के बारे में कंपैरिजन कर लिया। बट अगर मैं आपको कहूं कि मान लो इंडिया सस्ती चीजें तो बेचता है, बहुत सस्ती चीजें बेचता है, और महंगी चीजें मान लो मैं ये कह दूं आपको कि इंडिया ना इंपोर्ट महंगा करता है और एक्सपोर्ट सस्ता करता है। ठीक है, इंडिया इंपोर्ट महंगा करता है पर एक्सपोर्ट सस्ता करता है, सस्ती चीजें एक्सपोर्ट करता है। तो आप सोचोगे इससे तो इंडिया को नुकसान हो रहा होगा, महंगी चीजें इंपोर्ट कर रहा है, सस्ती चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है। बट नॉट नेसेसरीली। मान लो इंडिया सस्ती चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, पर बहुत ज्यादा वॉल्यूम में एक्सपोर्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा सस्ती चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है, और इंडिया जो इंपोर्ट कर रहा है ना, महंगी चीजें इंपोर्ट कर रहा है पर बहुत कम कर रहा है। तो डोंट यू थिंक अगर सस्ती चीज ज्यादा वॉल्यूम में बेचोगे तो पैसा तो एक्सपोर्ट से ज्यादा आ रहा है ना? मेक सेंस? मैं सिंपल बता देता हूं। मान लो मैं ये मानता हूं कि इंडिया का ना जो नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड है दे आर बायस्ड अगेंस्ट इंडिया, मतलब Px इज लेस देन Pm। ठीक है, बट इंडिया ना एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा वॉल्यूम कर रहा है, इंपोर्ट बहुत कम वॉल्यूम कर रहा है। आप क्या चाहते हो? Px इंटू क्वांटिटी x, एक्सपोर्ट की क्वांटिटी अगर मैं Qx बोलूं, शुड बी ग्रेटर देन Pm इंटू क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट। अब अगर ये सिचुएशन है तो इंडिया को ज्यादा फायदा हो रहा है। प्राइस और क्वांटिटी दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पता चल जाता है एक्सपोर्ट से इनकम कितनी आ रही है। यस, अगर आप एक्सपोर्ट का ऑन एवरेज प्राइस चल रहा है, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हो, आपको पता चलता है एक्सपोर्ट से इनकम कितनी आ रही है। और अगर आप इसको कर देते हो मल्टीप्लाई, तो आपको पता चलता है इंपोर्ट पे इनकम कितनी जा रही है, इंपोर्ट एक्सपेंडिचर कितनी जा रही है। तो अब आप ध्यान से सोचना, सिर्फ प्राइस पे नहीं डिपेंड करता आपको नेट फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर आप महंगी चीज खरीद रहे हो, सस्ती चीज बेच रहे हो, बट महंगी बहुत कम चीजें खरीद रहे हो, ठीक है, और सस्ती चीजें बहुत ज्यादा बेच रहे हो, तो इनकम तो आपको ज्यादा आ रही है, एक्सपोर्ट्स आप ज्यादा कर रहे हो, करंट अकाउंट सरप्लस तो आप लेके जा रहे हो, राइट? मेक सेंस? तो अगर आपका नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड आर स्टिल, इवन इफ योर नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड आर बायस्ड अगेंस्ट यू, अगर आप एक्सपोर्ट सस्ती चीजें भी कर रहे हो, लो वैल्यू चीजें भी कर रहे हो, पर अगर ज्यादा कर रहे हो तो एक्सपोर्ट से इनकम ज्यादा आ जाएगी आपको, राइट? और यहां हम एंटर करते हैं किस डोमेन में? इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। अभी तक हम ग्रॉस और नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड की। अब इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड पता क्या है? इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड आपको बताता है कि आपने जो एक्सपोर्ट से इनकम कमाई, वो अगर आप इनकम यूज करो, मान लो आपने 100 रुपए एक्सपोर्ट से कमाए,
ठीक है, तो आप उस 100 रुपए से कितने अपने इंपोर्ट्स फाइनेंस कर सकते हो, कितने क्वांटिटी के इंपोर्ट्स फाइनेंस कर सकते हो। मान लो आप ना 200 रुपए का सामान इंपोर्ट करते हो, 100 रुपए का सामान एक्सपोर्ट करते हो, तो जो 100 रुपए के सामान एक्सपोर्ट करने से आपको इनकम आई, दिस कैन फाइनेंस हाफ योर इंपोर्ट्स। यस, तो इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड बताता है आप कितनी क्वांटिटी इंपोर्ट्स कर सकते हो फ्रॉम योर एक्सपोर्ट इनकम। क्वांटिटी अगेन, कि कितनी क्वांटिटी आप इंपोर्ट कर सकते हो अगर आप कहीं और से पैसा नहीं ला रहे, जितना एक्सपोर्ट से इनकम आ रही है उसे ही स्पेंड कर रहे हो, तो कितना आप अपना इंपोर्ट कर लोगे, कितनी चीजें इंपोर्ट कर लोगे, सिर्फ उसी इनकम से कर सकते हो आप, उसे आप इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड कहते हो। अब इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड कैसे निकलता है, आपको जानना है आप कितनी क्वांटिटी इंपोर्ट कर सकते हो अगर आप सिर्फ एक्सपोर्ट की इनकम यूज कर रहे हो। अगेन वापस ये जो हमने फॉर्मूला देखा था वही देख लेते हैं। प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स वुड गिव यू एक्सपोर्ट इनकम। राइट, अब आप जानना चाहते हो इस एक्सपोर्ट इनकम से आप कितना इंपोर्ट्स कर सकते हो। राइट, तो आप एक्चुअली जानना चाहते हो कि प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स तो आपको पता है, आप इसे कैलकुलेट करना चाह रहे हो कि कितनी क्वांटिटी मैं इंपोर्ट कर सकता हूं अगर इसका फायदा उठाऊं, सिर्फ यही इनकम यूज करूं। राइट, तो आपने ये कैलकुलेट करना है। नाउ सिंपल अलजेब्रा अगर आपको आता होगा तो QM विल बी इक्वल टू क्या होगा, कहना है इसे कि QM विल बी इक्वल टू, अगर ये इस PM को मैं इधर ले जाऊं, ये मैं अगर इधर ले जाऊं तो ये जो टोटल चीज होगी वो QM के इक्वल होगी क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स, यानी कि कहना इसे PX बाय PM इंटू क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स वुड गिव मी क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स, जो मैं इसी इनकम से, एक्सपोर्ट इनकम से फाइनेंस कर सकता हूं। और ये क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स क्या है, आपका इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, अगेन ये रहा फॉर्मूला, देखना, प्राइस इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट्स मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट वुड गिव यू क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स, जो सिर्फ एक्सपोर्ट इनकम से फाइनेंस करोगे वो ITOT है। जितना ज्यादा आप इंपोर्ट्स, जितनी ज्यादा क्वांटिटी आप इंपोर्ट्स कर सकते हो सिर्फ एक्सपोर्ट से, दैट मींस आपके एक्सपोर्ट से इनकम ज्यादा आ रही है। अगर आप ज्यादा वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स कर सकते हो यूजिंग ओनली और एक्सपोर्ट इनकम, इसका मतलब क्या है, ज्यादा वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स का मतलब आपकी एक्सपोर्ट इनकम बहुत ज्यादा है, तो जितना ज्यादा ये नंबर होएगा ITOT का, उसका मतलब है आप बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट इनकम जनरेट कर रहे हो, और जितना कम नंबर होगा ITOT का, उसका मतलब है कि आपकी एक्सपोर्ट इनकम बहुत कम है। मेक सेंस? ठीक है, तो ये पता होना चाहिए टर्म्स ऑफ ट्रेड, नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है, ग्रॉस टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है। इससे रिलेटेड बस इतना ही पूछेंगे UPSC प्रीलिम्स में, यही क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मतलब क्या है इन चीजों का और कौन सी सिचुएशन बेटर होती है, यानी कि अगर इसका नंबर ग्रेटर देन 100 आएगा नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड का, देन नेट टर्म्स ऑफ ट्रेड आर बायस्ड इन फेवर ऑफ यू। एक्सपोर्ट ज्यादा है ना, हाई वैल्यू कर रहे हो आप, चीजें बेच रहे हो। सिमिलरली ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऑलराइट, अब हम करते हैं अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर को समझने के लिए यू नीड टू बी फेमिलियर विद दीज कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर्स में, इकोनॉमिक सर्वे में और इकोनॉमी रिलेटेड, स्पेशली मैक्रो इकोनॉमिक्स रिलेटेड जो भी कोई भी न्यूज आइटम आएगी या टेक्स्ट आएगा आपके लिए, आपके सिलेबस के लिए, ये टर्म्स जो हम अभी करेंगे ये बहुत ज्यादा यूज होंगे, तो यू नीड टू बी फेमिलियर विद दैट। प्लस प्रीलिम्स में अगेन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आज तक पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी। क्लियर? तो पे अटेंशन इन दिस पार्ट ऑल्सो। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहला तो हो जाता है हमारा इंपोर्ट कवर, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। राइट, इंपोर्ट कवर में हमने क्या बात करी थी, किसी कंट्री का इंपोर्ट कवर क्या होता है कि उस कंट्री के फॉरेक्स रिजर्व्स जितने हैं वो कितने टाइम तक उसके इंपोर्ट्स को फाइनेंस कर सकते हैं, कितने टाइम तक, उसे आप इंपोर्ट कवर कहते हो। राइट, it measures the number of months of imports that can be covered with official foreign exchange reserves available with the central bank of a country. क्लियर? तो ये आपका इंपोर्ट कवर होता है। जैसे मैंने बताया इंडिया का एक टाइम पे इंपोर्ट कवर रह गया था 14 डेज का।
इतना कम इंपोर्ट कवर था, मतलब इतने कम फॉरेक्स रिजर्व्स थे कि इंडिया ने इसे टर्म करा था, या सारी दुनिया कह रही थी कि इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कह रहे थे कि फॉरेक्स इतना कम हो गया कि 14 दिन के इंपोर्ट फाइनेंस हो सकते हैं। 1991 से लेके अब तक हमारा इंपोर्ट कवर इतना बढ़ चुका है, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा फॉरेक्स रिजर्व अब है अराउंड $545 बिलियन, राइट? तो हम कम से कम 11 to 12 मंथ्स के अपने इंपोर्ट्स फाइनेंस कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका इंपोर्ट कवर। दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म जो हमें डिस्कस करना है, जो इकोनॉमिक सर्वे में इस बार बोला गया था, मेंशन भी किया गया था, विच इज इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन या नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन। ये क्या होता है, ध्यान से सुनना। देखो, कैपिटल अकाउंट में आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो कैपिटल अकाउंट है, उसमें जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो एसेट्स और लायबिलिटीज की ट्रांजैक्शन होती हैं, राइट? ये तो हम कर ही चुके हैं। करंट अकाउंट में डे टू डे ट्रांजैक्शन होती है, कैपिटल अकाउंट में एसेट्स और लायबिलिटीज की ट्रांजैक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के लोग अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं बाहर, ठीक है, इंडिया के लोग अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बाहर, मान लो इंडिया का रिलायंस यूएसए में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अगर वो यूएसए में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो एसेट्स ही खरीद रहा है। मान लो रिलायंस अपनी एक ब्रांच खोलना चाहता है यूएसए में, तो उसके लिए वहां पे उसे कैपिटल ही खरीद रहा है, वो बिल्डिंग वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, तो वो एसेट्स ही खरीद रहा है रिलायंस, ठीक है। प्लस मान लो रिलायंस एप्पल कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, एप्पल के जो शेयर्स हैं मार्केट में यूएसए की, उन्हें खरीदना चाहता है, तो रिलायंस पैसा देगा और एप्पल के शेयर्स खरीद लेगा ना। शेयर्स आर आल्सो कंसिडर्ड एसेट्स, शेयर्स भी तो एसेट्स ही होते हैं, राइट? मान लो यूएसए का जो रिलायंस है वो एप्पल के बॉन्ड्स खरीद लेता है, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स निकालती है बोरो करने के लिए, वैसे ही कंपनीज भी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स निकालती हैं। नाउ एप्पल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स निकाल लेता है और रिलायंस उन्हें खरीद लेता है, मतलब एप्पल को पैसा लेंड कर देता है ना। वो जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं वो भी तो एसेट्स ही हैं, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं वो एसेट्स होते हैं, बॉन्ड्स जो होते हैं आपके पास पीसेस ऑफ पेपर वो एसेट्स होते हैं, राइट? तो इसीलिए कोई भी इंडिया से अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर करता है तो वो बाहर एसेट्स ही खरीद रहा है, राइट? तो एक तो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, क्लियर? मान लो कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करता है, राइट? कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो इंडिया में एसेट्स खरीद रहे हैं, राइट? तो अगर इंडियन बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एसेट्स खरीद रहे हैं, बाहर उनके पास, इंडियंस के पास ज्यादा एसेट्स हैं। और अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो इंडिया के एसेट्स खरीद रहा है। यस? अच्छा, ये तो हो गई इन्वेस्टमेंट की बात। दूसरा हम बोरोइंग्स की बात कर लेते हैं। अगर इंडिया के बैंक्स या इंडिया के लेंडर्स फॉरेनर्स को लोन दे रहे हैं, तो जैसा कि आप जानते हो, जब हमने फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन करा था तो हमने कहा था ना, जो बैंक्स लोन देते हैं वो बैंक्स के एसेट्स होते हैं। मेक सेंस? ठीक है। तो एक तरह से मैं कह सकता हूं कि इंडिया के लेंडर्स ने बाहर पैसा लेंड करा हुआ है तो उनके एसेट्स बढ़ रहे हैं, राइट? और अगर इंडिया ने लोन लिए हुए हैं बाहर से, इंडिया के कॉर्पोरेट्स ने बाहर से लोन लिए हुए हैं, जिन्हें हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स भी कहते हैं, ठीक है? तो वो बाहर के लेंडर्स के लिए इंडिया में एसेट्स हो गए, राइट? सेम ही चीज है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर इंडिया के लोगों ने बाहर से लोन लिए हैं तो इंडिया ने अपनी लायबिलिटी बढ़ाई हुई है और बाहर के लोगों ने अपने एसेट्स बढ़ाए हुए हैं। हमने मान लो यूएस बैंक ऑफ कॉमर्स है कोई, उससे लोन ले लिया रिलायंस ने, ठीक है? तो रिलायंस ने अपनी लायबिलिटी बढ़ा ली, बट यूएस बैंक ऑफ कॉमर्स का तो एसेट हो गया ना वो, राइट? मेक सेंस? सिमिलरली कोई एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो मान लो यूएसए में अपने इलॉन मस्क है, उनको लोन दे देते हैं, तो एसबीआई के लिए इलॉन मस्क एसेट हो गए, बट इलॉन मस्क की लायबिलिटीज बढ़ गई, राइट? तो ये एसेट लायबिलिटीज का ही खेल है, क्लियर? अब आप पता क्या चेक करना चाहते हो? आप चेक करना चाहते हो कि इंडियंस के बाहर कितने एसेट्स हैं, ठीक है? इंडियंस के बाहर कितने एसेट्स हैं, फॉरेन एसेट्स इंडिया के कितने हैं, इंडियंस के फॉरेन एसेट्स कितने हैं, जिसमें क्या क्या आएगा इंडियंस के फॉरेन एसेट्स में, कि इंडिया ने कितनी इन्वेस्टमेंट करी है बाहर,
इंडिया ने कितना पैसा लोन दिया है बाहर, वो इंडिया के फॉरेन एसेट्स आ जाएंगे, और उसमें से आप सबट्रैक्ट कर देते हो फॉरेनर्स ने इंडिया में कितने एसेट्स लिए हुए हैं। फॉरेनर्स ने इंडिया में कितने एसेट्स लिए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाएगा, फॉरेनर्स ने इंडिया में कितनी इन्वेस्टमेंट करी हुई है, फॉरेनर्स ने इंडिया को कितना लोन दिया हुआ है, जैसे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ये जो नंबर होता है इसे हम कहते हैं नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन, ठीक है। अगर ये नंबर आपका नेगेटिव आता है, इसका मतलब फॉरेनर्स ने आपके कंट्री में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी हुई है, ठीक है, फॉरेनर्स ने आपके कंट्री में ज्यादा एसेट्स खरीदे हुए हैं, तो आप फॉरेनर्स से पैसा ले रहे हो, तभी ये नेगेटिव आएगा नंबर, है ना। फॉरेनर्स ने ज्यादा एसेट्स ले रखे हैं, अगर आपने फॉरेनर से ज्यादा पैसे ले रखे हैं तो ये नंबर आएगा नेगेटिव। अगर नेट में देखा जाए इंडियंस ने ज्यादा बाहर एसेट्स ले रखे हैं तो ये नंबर आएगा पॉजिटिव। नाउ इंडिया के केस में ये नंबर नेगेटिव है, दैट मींस इंडिया बाहर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट लेता है एज कंपेयर टू इंडियंस बाहर इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया बाहर से ज्यादा लोन्स लेता है एज कंपेयर टू इंडियंस जो बाहर लोन्स देते हैं, ठीक है। तो इंडिया का नेट इन्वेस्टमेंट पोजीशन नेगेटिव रहता है। अच्छा, कैन आई ऑल्सो से कि अगर आपका नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन नेगेटिव है तो एक तरह का आप बोरोवर नेशन हो, आप डेटर नेशन हो, आपके पास लायबिलिटीज ज्यादा है, आपने पैसा ज्यादा लिया हुआ है जो आपको कभी वापस करना है, बोरो करा हुआ है तो भी वापस करना है। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स ने आपके कंट्री में पैसा डाला हुआ है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इसलिए थोड़ी डाला हुआ है कि इंडिया पे चैरिटी करते हैं, उन्होंने अपने गेन के लिए डाला हुआ है कि इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया से पैसा कमाएंगे। तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट भी अगर इंडिया में आ रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो वो भी इंडिया से पैसे कमाने के लिए आ रही है, तो एक तरह की ये भी लायबिलिटी होगी। तो अगर आपकी नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन नेगेटिव है तो दैट मींस आप डेटर नेशन हो, और अगर आपकी नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन पॉजिटिव है तो आप क्रेडिटर नेशन हो, आप पैसा दे रहे हो लोगों को। मेक सेंस, ठीक है। अगर आपके बाहर एसेट ज्यादा एज कंपेयर टू फॉरेनर्स के इंडिया में एसेट ज्यादा है, पॉजिटिव, एंड यू आर अ नेट क्रेडिटर नेशन। मेक सेंस। डेवलप कंट्रीज का जनरली NIIP पॉजिटिव होता है और डेवलपिंग कंट्रीज का जनरली NIIP नेगेटिव होता है। क्लियर। और यही है मतलब नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन का। इट इज अ स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट एक्सक्यूज मी दैट शोज एट अ पॉइंट इन टाइम द वैल्यू ऑफ country's external financial assets and liabilities. Net international investment position, if is positive, then it indicates that a country is creditor. ठीक है, and vice versa. Make sense? ठीक है, बनती है बात। अच्छा, मुझे आप ये बता दो कि ये जो NIIP है ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है। प्लीज इसका आंसर ना व्हाट्सएप ग्रुप्स में डालना, जरूर डालना, ये मेरा क्वेश्चन है आपके लिए। हमने करा हुआ है ना स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट, स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल। इज NIIP अ स्टॉक कॉन्सेप्ट और अ फ्लो कॉन्सेप्ट? ध्यान से डेफिनेशन पढ़ना, ध्यान से जो मैंने बोला है सुनना, और फिर बताना। व्हाट्सएप पे सबने लिखना है कि इज नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन स्टॉक कॉन्सेप्ट और अ फ्लो कॉन्सेप्ट। ध्यान रखना, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। डेट सर्विस रेशियो क्या है? ये डेफिनेशन पढ़ के ही आप बता सकते हो इस कॉन्सेप्ट का मतलब। इट इंडिकेट्स द क्लेम दैट सर्विसिंग ऑफ एक्सटर्नल डेट मेक्स ऑन करंट रिसीट्स एंड इज देयरफॉर अ मेजर ऑफ स्ट्रेन ऑन BOP ड्यू टू सर्विसिंग ऑफ डेट सर्विस ऑब्लिगेशन। डेट अगर आप उठाते हो तो उसे सर्विस करने की जरूरत पड़ती है, राइट? डेट अगर आप उठाते हो तो उसे सर्विस करना मतलब इंटरेस्ट पेमेंट्स देनी पड़ती है। नाउ डेट सर्विस रेशियो पता क्या मेजर करता है? कि आपकी करंट रिसीट्स मतलब करंट अकाउंट में जो आपके पॉजिटिव वैल्यू दे रही है ना, जैसे एक्सपोर्ट से पॉजिटिव आता है, राइट? करंट अकाउंट जब हम देखते हैं तो एक्सपोर्ट्स के आगे प्लस साइन लगाते हैं, इंपोर्ट्स के आगे नेगेटिव लगाते हैं। तो करंट अकाउंट रिसीट्स क्या होगी आपकी कि वो रिसीट्स जिससे जो आ रही हैं आपके कंट्री में, राइट? तो इसमें एक्सपोर्ट्स आ जाएगा, इसमें ट्रांसफर पेमेंट्स आ जाएंगी, इसमें फैक्टर इनकम जो बाहर से आ रही है, फैक्टर पेमेंट्स बाहर से आ रही है, सर्विसेज एक्सपोर्ट आ जाएंगे। ये सारी चीजें जो आपके करंट अकाउंट में पॉजिटिव है उनको देखते हो आप, और उसको डिवाइड कर देते हो आप अपने डेट से कि कितना आप पे डेट है, तो उसे आप डेट सर्विस रेशियो करते हो कि आप पे बर्डन कितना है। अगर आपने डेट बहुत उठाया हुआ है तो आप इतना पैसा कमा रहे हो बाहर से कि आप अपना डेट भी सर्विस कर सको,
राइट? तो डेट सर्विस रेशियो ये देखता है, इट इंडिकेट्स द क्लेम दैट सर्विसिंग ऑफ एक्सटर्नल डेट मेक्स ऑन करंट रिसीट्स। आपकी जो इंटरेस्ट पेमेंट्स है ना, डेट भी नहीं मुझे कहना चाहिए, इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस है, इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं जो आपकी, वो कितनी है? मान लो वो 100 है और आपके करंट अकाउंट पे रिसीट्स 50 हैं, तो 50% आपका डेट सर्विस रेशियो है। मतलब आपने जो डेट को सर्विस करना है आपने, वो अगर आप अपनी करंट अकाउंट रिसीट से करो तो सिर्फ 50% डेट सर्विस कर सकते हो, राइट? ये बर्डन बताता है। अगर आपने डेट ज्यादा ली होगा ना, तो आपका करंट अकाउंट इतना होना चाहिए, सरप्लस नहीं, मतलब उसमें इतनी रिसीट्स आनी चाहिए कि आप फाइनेंस कर सको अपना डेट। खैर, ये डेट सर्विस रेशियो है। नेक्स्ट, डच डिजीज। अब डच डिजीज समझने के लिए ध्यान से सुनना एक चीज। मान लो आपकी जो कंट्री है ना, उसमें सबसे बड़ा ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ होता है एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके खुद इतनी, मतलब जिनकी खुद इतनी डिमांड नहीं है, पर वो एक्सपोर्ट कर करके अपनी इकोनॉमी बढ़ाते हैं। ये तो आप जानते ही हो ना कि जीडीपी इज ड्रिवन बाय 4 थिंग्स: कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, राइट? अब मान लो आपकी जो इकोनॉमी है ना, वो सबसे ज्यादा इससे ड्राइव होती है। इतने आपके इकोनॉमी में कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग लेवल्स नहीं है, पर आपकी जीडीपी बढ़ी हुई है। द मेन ड्राइवर ऑफ योर जीडीपी ग्रोथ इज नेट एक्सपोर्ट्स। तो आप एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी हो, एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी हो, ठीक है? जैसे बहुत सारी कंट्री डिफरेंट होती है। इंडिया को हम जनरली कहते हैं इंडिया इज अ कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी, यहां कंजम्पशन ज्यादा है। कई इकोनॉमीज आपकी एक्सपोर्ट ड्रिवन होती है, जहां सबसे बड़ा ड्राइवर होता है एक्सपोर्ट्स। ना मान लो ऐसी कंट्री में ना एकदम से कोई नोवल रिसोर्स मिल जाता है, गोल्ड की माइन मिल गई, डायमंड की माइन मिल गई, पेट्रोलियम मिल गया, ठीक है? कोई नया रिसोर्स मिल जाता है जिसपे पूरे वर्ल्ड की निगाहें होती हैं। क्लियर? तो मान लो ऐसा कोई नोवल रिसोर्स मिल जाता है, उससे क्या होगा? दुनिया के सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आपके कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपके कंट्री में नई रिसोर्स मिल गई। जितनी भी, मान लो पेट्रोलियम के रिजर्व्स मिल गए, तो जितनी भी बड़े बड़े पेट्रोलियम की कंपनीज हैं, एक्सॉन मोबिल वगैरह वगैरह, जितनी भी बड़ी बड़ी पेट्रोलियम जायंट्स हैं, वो आपके कंट्री में अब बिजनेस करना चाहेंगे। आपके कंट्री में वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि हम यहां के पेट्रोलियम रिजर्व्स एक्सप्लॉइट करेंगे। तो जैसे ही वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में लेके आएंगे, मान लो उस कंट्री में लेके आते हैं जिसमें पेट्रोलियम मिल जाता है, उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट लेवल्स बढ़ जाएंगे। वो तो चलो ठीक है। खैर, इन एनी केस यहां से भी आप छोड़ दो, यहां की इन्वेस्टमेंट छोड़ दो। मान लो रिसोर्स मिल गया, ठीक है? सारे लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में लाने लग जाते हैं। जैसे ही सारे लोग, बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में इन्वेस्टमेंट, इंडिया या उस कंट्री जहां पे पेट्रोलियम रिजर्व मिला है, वहां पे इन्वेस्टमेंट लेके आने लग जाएंगे, तो आपका कैपिटल अकाउंट सरप्लस में आने लग जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये एक ऐसी चीज मिली है जो सारी दुनिया को चाहिए। सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आ जाती हैं, वो इतनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर देती हैं कि आपका कैपिटल अकाउंट सरप्लस में आ जाता है, और इतना सरप्लस में आ जाता है कि ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट भी सरप्लस में आ जाता है ना। जब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में आ जाएगा, तो आपकी करेंसी अप्रिशिएट करनी शुरू कर देगी। वेरी गुड, अच्छी बात है। आपकी कंट्री में नई गोल्ड या पेट्रोलियम मिला, आप तो खुश हो गए, आपकी कंट्री में पैसा भी आने लग गया, आपकी करेंसी अप्रिशिएट होने लगी। बट आपकी जो इकोनॉमी थी ना, वो एक्सपोर्ट ड्रिवन ज्यादा थी, इन्वेस्टमेंट ड्रिवन नहीं थी, एक्सपोर्ट ड्रिवन थी। जैसे ही आपकी कंट्री में इतनी सारी इन्वेस्टमेंट आएगी, आपकी करेंसी अप्रिशिएट करेगी। रिमेंबर, जब आपकी करेंसी अप्रिशिएट करती है, एक्सपोर्टर्स को नुकसान होता है, याद है? डेप्रिशिएट करती है तो एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है, करेंसी अप्रिशिएट करती है तो एक्सपोर्टर्स को नुकसान होता है ना? अब बिकॉज आपकी कंट्री में एक नोवल रिसोर्स मिल गया, सारी इन्वेस्टमेंट आ गई, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में चला गया, करेंसी आपकी अप्रिशिएट करने लग गई। करेंसी अप्रिशिएट करने लगी तो एक्सपोर्टर्स को नुकसान हुआ, आपके एक्सपोर्ट्स गिरने लग गए। और बिकॉज आपकी इकोनॉमी एक्सपोर्ट ड्रिवन थी, ज्यादा उसमें चंक एक्सपोर्ट्स का था, अगर आपके एक्सपोर्ट्स गिरेंगे तो आपके जीडीपी पे भी नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, राइट? दिस इज नोन एज डच डिजीज। डच डिजीज क्यों कह रहे हैं? आपकी कंट्री में एक नया रिसोर्स मिलता है, आपको लगता है आप तो अमीर हो गए, आपके तो पैसा आ गया, बड़ी सही रिसोर्स आ गई, बट उस नई रिसोर्स मिलने की वजह से आपको इकोनॉमिकली नुकसान हो रहा है। जनरली सोचा क्या जाता है कि अगर आपकी कंट्री में गोल्ड माइन मिल गई, पेट्रोलियम रिजर्व मिल गया, है ना, तो आप तो अब अमीर होने वाले हो। बट उसका इमीडिएट इंपैक्ट पता है क्या होता है? कि एकदम से आपकी जीडीपी गिरने लग जाती है। व्हाई? बिकॉज सारी दुनिया पैसा लेके आती है
और करेंसी अप्रिशिएट कर जाती है, एक्सपोर्ट्स गिर जाते हैं, इकोनॉमी को नुकसान होता है। नाउ ये शॉर्ट टर्म में होता है, लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी स्टेबलाइज करने लग जाती है, बट एकदम से ये होता है। तो एकदम ये पैराडॉक्सिकल सी सिचुएशन नहीं है। आपको लग रहा है आपकी चीज कंट्री में तो एक सही सी चीज मिल गई है, इकोनॉमी ग्रो करेगी, आप रिच हो गए, बट उस वजह से आप पुअर हो जाते हो। दिस इज कॉल्ड डच डिजीज। ठीक है, नाउ अगेन इसे याद रखना, ये ना एक थ्योरेटिकल और हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। थ्योरेटिकल और हाइपोथेटिकल मतलब रेयरली होता है ऐसे, ठीक है, बट होता जरूर है, एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और कई कंट्रीज में हुआ भी हुआ है, बट हमेशा जरूरी नहीं है कि होगा, इतना सिंपल नहीं है, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं आपके कंट्री में। बट इस फिनोमिना को कि आपके कंट्री में नई चीज मिली, आपको लगा आप रिच हो गए, पर इनफैक्ट आप पुअर हो गए उस चक्कर में, जीडीपी गिर गई, इसे हम डच फिनोमिना कहते हैं, डच डिजीज फिनोमिना कहते हैं। क्लियर? अगेन मैं रिमाइंड कर रहा हूं, हर जगह नहीं होता है, हर सिचुएशन में नहीं होता है, बट थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है, वो आपने देख ही लिया, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी मैंने आपको दिखाई दी, हो सकता है और कभी कभी हो भी जाता है। ठीक है, it is an economic term for the negative consequences that can arise from a spike in value of nation's currency, है ना, appreciate हो गई। It is primarily associated with new discovery or exploitation of valuable natural resource, gold मिल गया, petroleum reserve मिल गया, and the unexpected repercussions that such a discovery can have on the overall economy. ठीक है, this situation, hypothetical situation, is known as Dutch disease. All right, make sense? चलो आगे बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। हार्ड करेंसी और सॉफ्ट मनी या सॉफ्ट करेंसी, क्या फर्क होता है? हार्ड करेंसी वो करेंसी होती है जो सबसे ज्यादा जिसमें सबसे ज्यादा विश्वास होता है लोगों का, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज है ना, उनकी जो करेंसी है, जैसे डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, यूरो हो गया, उन पे ना सारी दुनिया का विश्वास होता है। सारी दुनिया को लगता है कि पूरी दुनिया डूब जाएगी, फिर उसके बाद यूएस डूबेगा, राइट? तो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज होती है ना, इनकी करेंसी को ना इनकी करेंसी पे सबसे ज्यादा विश्वास होता है एज कंपेयर टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज करेंसी। ठीक है ना, जिन कंट्रीज की करेंसी पे सबसे ज्यादा विश्वास होता है ना, लोग उसमें ज्यादा ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। देयर इज अ रीजन व्हाई इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर्स में होता है, क्योंकि डॉलर सबसे ज्यादा लोगों को लगता है विश्वास के काबिल, सबसे ज्यादा लोगों का विश्वास डॉलर्स में है, राइट? तो वो करेंसीज जिन पे सबसे ज्यादा लोगों का विश्वास है, और सबसे ज्यादा लोगों का विश्वास क्यों है? क्योंकि पीपल कंसिडर देम टू बी स्टेबल। ठीक है, तो वो करेंसी जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, डेवलप्ड कंट्रीज की वो करेंसी जो सबसे ज्यादा स्टेबल है और सबसे ज्यादा विश्वास है, जिसकी वजह से ज्यादा ट्रेडिंग, ज्यादा लोग इन्हें होल्ड करना प्रेफर करते हैं, उन्हें हम कहते हैं हार्ड करेंसी। क्लियर? अ हार्ड करेंसी इज अ मॉनेटरी सिस्टम that is widely accepted around the world as a form of payment for goods and services। जैसे डॉलर हो गया, ये वो मॉनेटरी सिस्टम है, डॉलर वो करेंसी सिस्टम है जो जिसपे सबसे ज्यादा सबका विश्वास है, और बिकॉज सबका विश्वास है, सारे इसी में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। और सबका विश्वास क्यों है? क्योंकि ये स्टेबल है ज्यादा एज कंपेयर टू अदर करेंसीज। करेंसी जब स्टेबल होगी ना, वॉलेटाइल नहीं होगी, मूव कम करेगी, स्टेबल होगी जितनी ज्यादा, उतनी ज्यादा लोग उसमें ट्रेड करना पसंद करेंगे। एंड डॉलर इज नो डिफरेंट। और सिर्फ डॉलर ही एग्जाम्पल नहीं है, और बहुत सारे एग्जाम्पल है। जापानीज येन एग्जाम्पल है, यूरो एग्जाम्पल है। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज की 4 to 5 ऐसी करेंसीज हैं जिन्हें ज्यादा स्टेबल माना जाता है, इसलिए उन्हें हम हार्ड करेंसी कहते हैं। डॉलर, पाउंड, यूरो, येन, युआन, इन्हें हम हार्ड करेंसीज कहते हैं। It usually comes from a country that has strong economic and political situation. A hard currency is expected to remain relatively stable through a short period of time and to be highly liquid. Highly liquid क्यों? क्योंकि इसके easily आपको buyers मिल जाते हैं। डॉलर अगर आपके पास पड़े हैं ना, तो आप फटाफट उन्हें रुपये में कन्वर्ट करा सकते हो, किसी को भी दे सकते हो। बट मान लो आपके पास इंडोनेशिया की करेंसी पड़ी है, ठीक है, या आपके पास मालदीव्स की करेंसी पड़ी है, तो मालदीव्स बेचने जाओगे तो इतने लोग खरीदना नहीं चाहते, तो आप फटाफट उन्हें रुपये में कन्वर्ट नहीं करा सकते। तो मालदीव्स की करेंसी कम लिक्विड है, डॉलर बहुत लिक्विड है, फटाफट रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा। इन द फॉरेक्स और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इसके एग्जाम्पल क्या है? यूएस डॉलर, यूरो, पाउंड, येन एक्सेट्रा। ठीक है, हार्ड करेंसी का बिल्कुल ऑपोजिट होता है सॉफ्ट करेंसी। सॉफ्ट मनी भी नहीं, हमें सॉफ्ट करेंसी यूज करना चाहिए। हार्ड करेंसी का बिल्कुल ऑपोजिट सॉफ्ट करेंसी।
A soft currency is one with a value that fluctuates. वो स्टेबल है ही नहीं. सॉफ्ट करेंसी वो करेंसी है जो स्टेबल नहीं है, वॉलेटाइल है, बहुत ज्यादा मूव होती रहती है और इसी लोगों का इसमें कम विश्वास है. ठीक है. A soft currency is one with a value that fluctuates predominantly lower as a result of countries' political and economic uncertainty. ये डेवलपिंग कंट्रीज होती है ना, इनमें पॉलिटिकल सिचुएशन भी और इकोनॉमिक सिचुएशन भी अनसर्टेन रहती है, इसीलिए इनकी करेंसी भी अनसर्टेन रहती है, इसीलिए लोगों का विश्वास नहीं होता है इसमें. ठीक है. As a result of this currency's instability, foreign exchange dealers tend to avoid it. रुपी जो होगा ना आपका, ये सॉफ्ट करेंसी का एग्जांपल है. ठीक है. In financial markets, participants will often refer to it as weak currency. For example, Indian rupee. ठीक है जी. तो हार्ड करेंसी, सॉफ्ट करेंसी, बड़ा सिंपल सा सिस्टम है. ठीक है. नाउ हम आ जाते हैं हॉट मनी. हॉट मनी हम करेंसी को नहीं कहते. हॉट मनी वो मनी होता है जो फटाफट मूव होता है. जैसे कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना पैसा इंडिया की स्टॉक मार्केट में डालते हैं और इंडिया की स्टॉक मार्केट हल्की सी अगर नीचे गिरने लगेगी, फटाफट निकाल के चाइना में डाल लेंगे, चाइना से फिर फटाफट इसमें डाल देंगे. तो कंट्री दर कंट्री मूव करते रहते हैं. उनका जो पैसा है ना, मनी है, वो एक जगह टिक के नहीं रहता, वो फटाफट मूव करता रहता है ताकि मैक्सिमम गेन हो सके. इंडिया में जब गेन होना कम होना शुरू हो जाएगा और उन्हें देखेगा जापान में अब गेन हो सकता है, फटाफट निकाल के जापान में डाल देंगे. तो वो करेंसी जो हॉट है, मतलब जैसे हॉट पोटैटो होता है ना, आप एक हाथ में उसे पकड़ नहीं सकते, फटाफट बाउंस करते रहोगे, यू पास ऑफ द हॉट पोटैटो. ठीक है. तो वैसे ही हॉट मनी है, ये एक जगह टिकता ही नहीं है, ये स्टेबल नहीं है, ये चेंज होता रहता है, फटाफट जाता रहता है, कंट्रीज चेंज करता रहता है, जुरिस्डिक्शन चेंज करता रहता है. जैसे FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इज एन एग्जांपल ऑफ हॉट मनी. FDI, ये लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया में आती है. FDI हमने थोड़ा सा डिस्कस करा हुआ है ना, FDI, FII, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया में आती है. तो ये स्टेबल है, इसे हॉट मनी नहीं कहोगे. बट वो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए इंडिया में आ रहे हैं, वो हॉट मनी है. Hot money is a currency that moves regularly and quickly between financial markets, so investors ensure they are getting the highest short-term interest rates available. Hot money continuously shifts from countries with low interest rates to those with high interest rates. जहां ज्यादा गेन मिल रहा है वहां डाल देंगे. These financial transfers affect the exchange rate if there is high sum and also potentially impact a country's balance of payment. Obvious सी बात है, आपका exchange rate volatile नहीं हो जाएगा. अगर इंडिया में हॉट मनी आ रहा है तो इंडिया का एक्सचेंज रेट वॉलेटाइल नहीं हो जाएगा. एकदम से इंडिया में पैसा आया, ठीक है, ये हॉट मनी आया इंडिया में, जैसे इंडिया में पैसा आया तो इंडिया का रुपी अप्रिशिएट कर गया. फिर इसी पैसे को ना ज्यादा गेन नहीं दिख रहा अब इंडिया में, इन्होंने 1.5 महीने में इंडिया से पैसा निकाल लिया. जैसे ही पैसा निकाल लिया, अब रुपी डेप्रिशिएट हो गया. तो रुपी बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं रह पा रहा ना, मूव करी जा रहा है, कभी अप्रिशिएट कभी डेप्रिशिएट, कभी अप्रिशिएट कभी डेप्रिशिएट, मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रही है. इसी वजह से रुपी भी सॉफ्ट करेंसी रह जाता है और रुपी स्टेबल नहीं रहता है. यही चीज लिखी है. These financial transfers affect the exchange rate if there is high sum. अगर बहुत ज्यादा हॉट मनी आ रहा है तो आपकी करेंसी एक्सचेंज रेट को ये अनप्रिडिक्टेबल वॉलेटाइल कर देता है. ठीक है. एंड ऑल्सो पोटेंशियली इंपैक्ट अ कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट. वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, करंट एंड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी. नाउ अब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ चुके हो, यू नो व्हाट बैलेंस ऑफ पेमेंट इज. बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 पार्ट्स हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट. ठीक है. नाउ करंट अकाउंट जो है, एक सेकेंड प्रॉपर्ली लिख देते हैं. ठीक है. अब करंट अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रांसफर पेमेंट, सर्विसेज इंपोर्ट, सर्विसेज एक्सपोर्ट, इन्हें हम करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस कहते हैं. और कैपिटल अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट आ गई, बोरोइंग्स आ गई, एनआरआई डिपॉजिट्स आ गए, उन्हें हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस कहते हैं. नाउ 1991 से पहले ना इंडिया रिलेटिवली क्लोज्ड था. रिलेटिवली क्लोज मतलब फ्रीली ना आपको करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस ना करने नहीं देता था. बिकॉज इंडिया रिलेटिवली क्लोज था, इसलिए फ्री ट्रेड नहीं होने दे रहा है, फ्री आपकी फाइनेंशियल मार्केट में मूवमेंट नहीं होने दे रहा है, फ्री पैसे की मूवमेंट नहीं होने दे रहा है, फाइनेंस की फ्री बोरोइंग्स नहीं होने दे रहा है, फ्री इन्वेस्टमेंट नहीं होने दे रहा है. राइट. तो इंडिया रिलेटिवली क्लोज था. अब इंडिया ना 2 तरीके से रिलेटिवली क्लोज था.
इंडिया ने ना कुछ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस पे रोक लगा रखी थी। जैसे इंडिया ने एक सीलिंग लगा रखी थी कि इंडिया से एक साल में इतने नंबर से ज्यादा एक्सपोर्ट्स नहीं होंगे, इंडिया में एक साल में इस नंबर से ज्यादा इंपोर्ट्स नहीं होंगे, ठीक है, इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं होंगे, इससे ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं होंगे, इससे ज्यादा ट्रांसफर पेमेंट्स नहीं आएंगी, इससे ज्यादा आपको ग्रांट्स तो नहीं, पर इससे ज्यादा ये चीज नहीं आएगी, इससे ज्यादा ये चीज जाएगी नहीं, इससे ज्यादा ट्रांसफर पेमेंट आप भेज नहीं सकते इंडिया में, ठीक, इंडिया से। क्लियर? तो आपने ना करंट अकाउंट को ना थोड़ी बहुत ही ट्रांजैक्शन अलाउ करी हुई थी, थोड़ी बहुत ही ट्रांजैक्शंस आपने रोकी हुई थी। अगर आप एक भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन ना होने देते तो आप प्रॉपरली क्लोज्ड होते, राइट? तो हम कहते कि इंडिया में करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर क्लोज्ड। क्लियर? अच्छा, अगर आप पूरा फ्रीली करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस करने दे रहे हो, ठीक है, फ्रीली करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस आप करो, जैसा कि अभी आप कर सकते हो, सारी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस खुली हैं। अगर आप फ्रीली करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस होने दे रहे हो तो आप कहते हो कि इंडिया में करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस आर फुली कन्वर्टेबल। अब ये कन्वर्टेबल का मतलब क्या है? कन्वर्टेबल का मतलब ये है कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस करने के लिए आप अपने रुपी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर सको, राइट? अगर मैं कहूं इंडिया में फुल करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है, दैट मींस करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस करने के लिए रुपी इज फ्रीली कन्वर्टेबल इनटू फॉरेन करेंसी, गवर्नमेंट की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। नाउ 1991 से पहले आपका जो करंट अकाउंट था ना वो पार्शियली कन्वर्टेबल था। पार्शियली कन्वर्टेबल मतलब कि कुछ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए आप रुपी को डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हो, कुछ के लिए कर नहीं सकते, बैन है, ठीक है। तो पार्शियल करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी थी, ठीक है। ये तो करंट अकाउंट हो गया। कैपिटल अकाउंट में भी ऐसा होगा। अगर आपने इंडिया से पैसा बाहर इन्वेस्ट करना है तो गवर्नमेंट ने ना लिमिट लगा रखी है कि इससे ज्यादा इंडिया से इन्वेस्टमेंट्स नहीं जाएंगी, इससे ज्यादा इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगी, इंडिया में इससे ज्यादा बोरोइंग्स बाहर नहीं जाएंगी, इंडिया में इससे ज्यादा बोरोइंग्स नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये जो पैसा इधर उधर जा रहा है इसे हम कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी कहते हैं। अगर आप बाहर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो पहले आप रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करोगे फिर इन्वेस्ट करोगे। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए आपका रुपी अगर फ्रीली कन्वर्टेबल है तो उसे हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। नाउ अगर मैं कहूं इंडिया में फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है तो इंडिया में कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस पे गवर्नमेंट ने कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई हुई है, ठीक है। जितनी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस करनी है करो, ठीक है। बट इंडिया में करंटली फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी नहीं है। फुल करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी तो है पर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी पार्शियल है, ठीक है। इंडिया में पहले दोनों पार्शियल थे, करंट भी कैपिटल भी, बट इंडिया ने 1991 के बाद करंट को फुल कर दिया, फुल करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है। पर आज तक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस पे रोक रखी हुई है, उसे पार्शियल रखा हुआ है, ठीक है। कि एक लिमिट तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड है, एक लिमिट से ज्यादा नहीं। एक लिमिट से इंडिया से इन्वेस्टमेंट्स या बोरोइंग्स जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। फॉर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस योर रुपी इज पार्शियली कन्वर्टेबल, ठीक है। तो इसे कन्वर्टेबिलिटी कहते हैं। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए कन्वर्टेबिलिटी करनी है तो करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए अगर कन्वर्टेबिलिटी करनी है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, ठीक है। तो फटाफट से करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी देख लेते हैं। It allows free inflows and outflows of foreign currency for all purposes including resident Indians buying foreign goods and services, Indians selling foreign goods and services, Indians receiving and sending remittances, यानी कि सारी current account transactions. Current account is fully convertible in India today. अब हम capital पे आ जाते हैं। This means the freedom to convert rupee into any foreign currency and foreign currency back into rupee for capital account transactions. ठीक है। नाउ जिस कंट्री में फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी होती है ना वो ना एक डेवलप्ड कंट्री का साइन होता है, बिकॉज दैट कंट्री इज सिक्योर कि मुझे कोई नहीं होगा, मेरे कंट्री में फुल फ्रीडम है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी इज वाइडली रिगार्डेड एज द हॉलमार्क ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप बता तो अभी सकते नहीं, मुझे बताना पड़ेगा, बट इन एनी केस आई विल पोज दिस क्वेश्चन टू यू कि इंडिया ने अभी तक करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी तो कर दी पर कैपिटल अकाउंट फुली कन्वर्टेबल क्यों नहीं करा? क्योंकि इंडिया को डर है हॉट मनी से।
इंडिया अगर खुला कर देगा ना, गेट्स खोल देगा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए, तो इंडिया को एक फायदा है कि फ्री इन्वेस्टमेंट्स आएंगे इंडिया में, तो इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाएंगी। इसीलिए बहुत सारे इकोनॉमिस्ट इंडिया को यह बोल रहे हैं, आरबीआई को, कि इंडिया फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी कर दे, तो जो इन्वेस्टर होता है ना वो सिक्योर होता है, उसे पता है कि अगर मैं अपना पैसा ले आऊं तो मुझे वापस ले जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फुल है, ठीक है। इंडिया ने अभी तो लिमिट्स लगा रखी है ना कि एक टाइम पे इससे ज्यादा पैसा बाहर नहीं लेके जा सकते, पर अब अगर इंडिया ये लिमिट खोल दे तो इन्वेस्टर अब ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा उसमें, वो लेके आएगा और उसको पता है कि जब मुझे ठीक नहीं लगेगा मैं लेके भी जा सकता हूं, ठीक है, तो वो लोग ज्यादा लाएंगे, ज्यादा सिक्योर फील करेंगे। तो इंडिया में ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आई, इसलिए बहुत सारी एडवाइस ये दी जा रही है कि इंडिया फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी कर दे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इसमें इस केस में बढ़ेंगी, सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने के लिए आप फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी कर दो। पर इंडिया क्यों नहीं कर रहा है? इंडिया इसलिए नहीं कर रहा है, इंडिया कहता है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी एक गेट की तरह है, और गेट में अगर एंट्री हो सकती है तो एग्जिट भी तो हो सकती है। मान लो हॉट मनी से ही डर रहा है इंडिया, मान लो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ गई, बहुत अच्छी बात है, आपने खोला हुआ है कैपिटल अकाउंट, आ गए इंडिया में इन्वेस्टमेंट। पर अगर इंडिया की सिचुएशन एकदम से थोड़ी सी खराब हो जाती है, मान लो छोटा सा क्राइसिस आ जाता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ना पैनिक करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही फॉरेन इन्वेस्टर पैनिक करेंगे तो ये जो हॉट मनी वाले इन्वेस्टर्स थे या जो भी ये इन्वेस्टर्स थे, ये अपना पैसा निकालना शुरू कर देंगे, राइट? अब जैसे ही इनको पैनिक हुआ, ये निकालना शुरू कर देंगे पैसा, और जैसे ही मैसिव लेवल पे इंडिया से फॉरेन इन्वेस्टमेंट निकलनी शुरू हो जाएगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आना शुरू हो जाएगा। पैसा जा रहा है ना इंडिया से, कैपिटल फ्लाइट हो रही है। अब क्योंकि आपने गेट्स पूरे खोले हुए हैं, पैसा फ्रीली बाहर भी जा सकता है। पैसा फ्रीली बाहर जाएगा तो आपका रुपी डेप्रिशिएट हो जाएगा, और बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट होने लग जाएगा। जितने ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर बाहर निकलते जाएंगे उतना रुपी डेप्रिशिएट हो जाएगा, और ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं कि आपका रुपी फ्री फॉल में चला गया, राइट? ऐसा हो चुका है इस हिस्ट्री में। 1997 और 98 में इसे हम कहते हैं ईस्ट एशियन क्राइसिस। ईस्ट एशियन कंट्रीज में हुआ था ये, उनके वहां पे फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी थी। उनके छोटा सा क्राइसिस आया, उनके वहां पे फॉरेन इन्वेस्टर्स जो यूएसए और यूरोप के थे, उन्होंने पैसा फ्लो में पूरे निकालना शुरू कर दिया। क्योंकि उनके फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी थी, उनके वहां से फुल फ्री फ्लो में पैसा निकल सकता था। पैसा निकलने लग गया तो इनकी करेंसीज फ्री फॉल में चली गई, गिरने लग गई। इतनी गिर गई कि इनके बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्राइसिस आ गया, और ये आईएमएफ के पास गए कि हमें प्लीज बेल आउट कर दो, हमारे तो करेंसी खत्म होगी फॉरेन, इतना बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आ रहा है, राइट? तो इंडिया ने क्या डिसाइड करा? इंडिया ने कहा देखो, अगर गेट्स पूरे खोल दोगे तो फायदा हो सकता है क्योंकि एंट्री होगी, पर रिस्क भी तो है क्योंकि एग्जिट भी फ्री हो सकती है। इसलिए गेट आधे खोलो, पैर अड़ा के बैठ जाओ, ठीक है, कि थोड़ी बहुत ही एंट्री अलाउड है, और अगर एग्जिट होगी तो थोड़ी बहुत ही अलाउड है। अगर आप पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी फॉलो करते हो, तो अगर इंडिया में क्राइसिस आता है तो इन्हीं फॉरेन इन्वेस्टर्स पे ना लिमिट है कि एक साल में इससे ज्यादा पैसा ये निकाल नहीं सकते। तो आपने गेट्स आधे बंद करे हुए हैं, आधे खोले हुए हैं कि आ भी सकता है, कम आएगा पर कोई बात नहीं, स्टेबल तो आए, और अगर जाने का टाइम आएगा तो एकदम से सारा ना जाए, क्योंकि एकदम से सारा चला जाएगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो सकता है आपके कंट्री में, जो ईस्ट एशिया में हो ही गया था। इसीलिए इंडिया में अब दो थॉट्स आ गए थे कि क्या हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए फुल कर देना चाहिए कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, या हमें पार्शियली रखना चाहिए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ना एक कमेटी बिठा दी जिसका नाम था एसएस तारापोर। नाउ एसएस तारापोर ने कहा है कि फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी कर सकते हैं, बट ये रिस्क्स हैं ईस्ट एशियन क्राइसिस जैसे, तो इसीलिए वर्ड ऑफ कॉशन है, अभी पार्शियली रखो, हल्का हल्का गेट खोलते जाओ, कि अभी आधा खुला हुआ है, थोड़ा थोड़ा लिबरलाइज करते जाओ, हल्का हल्का धीरे धीरे फुल कर देना जब तक आप स्टेबल नहीं हो जाते। क्लियर? और यहां पे जो ये लाइन है ना कि इट इज अ हॉलमार्क ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज अफोर्ड कर सकती है फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्रीज इतनी स्टेबल है कि यहां पे इन्वेस्टर्स इतनी जल्दी पैनिक नहीं करते। अगर क्राइसिस आ भी जाए तो इन्वेस्टर्स को इतना विश्वास है इन डेवलप्ड कंट्रीज पे, क्योंकि ये डेवलप्ड किसी रीजन से हैं,
उनको इतना विश्वास है इनके फाइनेंशियल सिस्टम पे कि वो इतना पैनिक नहीं करते, ठीक है, इसलिए फ्री आउटफ्लो होता नहीं है। तो डेवलप्ड कंट्रीज बिकॉज स्टेबल होती हैं, ये फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी कर देती हैं, तभी कहते हैं कि ये साइन है डेवलप्ड कंट्रीज का कि जहां पे फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी हो। अभी इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता और इंडिया नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई इंडिया हल्के हल्के गेट खोलता जा रहा है, मतलब अभी आधा खुला है और थोड़ा सा दरवाजा खोलता जा रहा है, ठीक है, बट अभी भी इंडिया फॉलोज पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, इंडिया 1991 के बाद फुल करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी फॉलो करता है, बट अभी तक भी इंडिया ने फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी नहीं करी, अभी भी हम पार्शियल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी पे हैं। ऑलराइट, मेक सेंस? चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। नाउ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स क्या होते हैं, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है, बट मैं आपको समझा देता हूं, इसे अभी हम क्लास में इसे नहीं पढ़ते, ये जो लिखा हुआ है ये मैं अभी आपको समझाता हूं, ठीक है, बड़ी सिंपल सी चीज है, बाकी नोट्स में से इसे जरूर पढ़ लेना। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के बारे में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स क्या होते हैं? इंडिया के कॉर्पोरेट्स को अगर फॉरेन बैंक से पैसा बोरो करना है तो वो जो पैसा बोरो करेंगे उसे हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स कहते हैं। नाउ इंडियन जो कॉर्पोरेट्स हैं वो इंडियन बैंक से भी पैसा बोरो कर सकते हैं, फॉरेन बैंक से भी पैसा बोरो कर सकते हैं। फॉरेन बैंक से करेंगे तो उसे ईसीबी कहते हैं। नाउ इंडियन जो कॉर्पोरेट्स हैं वो फॉरेन बैंक से पैसा बोरो करने के लिए इंसेंटिवाइज क्यों होते हैं? क्यों कुछ इंडियंस फॉरेन बैंक से पैसा बोरो करते हैं, इंडिया से क्यों नहीं करते? बिकॉज कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो फॉरेन बैंक से लोन्स आ रहे हैं ना, इन पे इंटरेस्ट रेट कम होते हैं। मान लो लंदन के किसी बैंक से आप पैसा बोरो कर रहे हो, आप इसलिए बोरो कर रहे हो कि इंडिया में एसबीआई से बोरो करोगे तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट है। लंदन बैंक ऑफ कॉमर्स से अगर आप बोरो करोगे तो इंग्लैंड ने अभी ना इंटरेस्ट रेट्स कम रखे हुए हैं, तो लंदन बैंक ऑफ कॉमर्स कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन दे देगा, ठीक है। नाउ ये तो बेसिक सा सिस्टम है जो आपको पता होना चाहिए एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का। बट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के साथ साथ मैं आपको ना एक और कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं, जिसे हम कहते हैं लाइबोर या माइबोर वगैरह, ठीक है। ये जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग देने वाले या ये जो लोन देने वाले फॉरेन बैंक्स हैं, ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के लिए इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड करते हैं? आपको याद है जब हमने बैंकिंग सिस्टम करा था तो मैंने बात करी थी बेंचमार्क की, कि जितने भी बैंक्स होते हैं वो इन बेंचमार्क्स को यूज करते हैं टू प्राइस देयर लोन्स, टू सेट इंटरेस्ट रेट्स ऑन देयर लोन्स, है ना। मैंने बोला था कि इंटरेस्ट रेट कोई भी बैंक, मान लो कार लोन का रेट सेट करना है तो वो क्या करेगा? अभी करंटली MCLR प्लस X%, ठीक है, जो MCLR चल रहा होगा प्लस X%, और X किस पे बेस्ड होगा? X बेस्ड होगा रिस्क पे, राइट। अगर आप ज्यादा रिस्की हो तो X का नंबर बढ़ेगा, कम रिस्की हो तो X का नंबर कम होएगा। बट ऐसे ही इंटरेस्ट रेट्स डिसाइड होते हैं, ठीक है जी, इन्हीं बेसिस पे इंटरेस्ट रेट डिसाइड होते हैं और इसे हम कहते हैं बेंचमार्क। हमने करा था ना ये सारा बेंचमार्क का, एक्सटर्नल बेंचमार्क, इंटरनल बेंचमार्क, और ये X को हम जनरली कह देते हैं स्प्रेड। अगर आप बहुत रिलायबल कस्टमर हो, अगर आपका बिल्कुल मतलब आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है, आप पे जीरो रिस्क अटैच है, तो X की वैल्यू जीरो होगी और आपको MCLR पे लोन मिल जाएगा। बट अगर आप रिस्की एसेट हो, बैंक के लिए पैसा आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, तो उतनी वो X की वैल्यू बढ़ा देगा, ठीक है। नाउ फॉरेन बैंक्स जब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स देते हैं वो भी यही रिजीम फॉलो करते हैं, बस उनका बेंचमार्क MCLR नहीं होता, उनका बेंचमार्क होता है लाइबोर। लाइबोर का फुल फॉर्म है लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट। आपको याद है हमने आरबीआई का जब चैप्टर करा था तो उसमें हमने करा था कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट क्या होती है? बैंक्स जब आपस में एक दूसरे को पैसा दे रहे हैं तो वो किस इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हैं, उसे हम कॉल मनी रेट कहते हैं, ठीक है। नाउ बैंक्स आपस में एक दूसरे को जो लोन दे रहे हैं वो किस इंटरेस्ट रेट पे दे रहे हैं, उसे हम इंटर बैंक ऑफर रेट भी कहते हैं। इंटर बैंक ऑफर रेट, ठीक है, और नाम से ही पता चल रहा है इंटर बैंक ऑफर रेट। बैंक्स एक दूसरे को किस रेट पे लोन दे रहे हैं, कॉल मनी रेट भी कह दोगे, इंटर बैंक ऑफर रेट भी कह दोगे,
नाउ लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट आपको पता है क्या बताता है? लंदन इंटरबैंक आपको ऑफर रेट बताता है कि जितने भी बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल के बैंक्स हैं, मल्टीनेशनल बैंक्स हैं, वो जब आपस में एक दूसरे को लेंडिंग करते हैं एक दूसरे को, तो वो किस इंटरेस्ट रेट पे करते हैं? नाउ डिफरेंट इंटरनेशनल मल्टीनेशनल बैंक्स डिफरेंट रेट्स पे करते होंगे। आप सबका एवरेज निकाल लेते हो कि ऑन एवरेज बड़े बड़े इंटरनेशनल फाइनेंशियल हाउसेस, बड़े बड़े इंटरनेशनल बैंक्स किस रेट पे एक दूसरे को दे रहे हैं। और आप जब सबका एवरेज निकालते हो, ये सिर्फ मैं बड़े बड़े इंटरनेशनल बैंक्स की बात कर रहा हूं, जब आप सबका एवरेज निकाल देते हो तो उसे आप कहते हो लाइबोर। याद है वेटेड एवरेज कॉल मनी रेट हमने करा था, वो क्या था? बैंक्स किस कॉल मनी रेट पे एक दूसरे को कर रहे हैं, सबका एवरेज ले लो, WACR आ जाएगा। वैसे ही इंटरनेशनल बैंक्स जितने भी हैं वो किस रेट पे एक दूसरे को दे रहे हैं, आपको लाइबोर मिल जाएगा। Now, why do we use the word London? और कोई सिटी क्यों नहीं डाली? Because London is known as the biggest, या London is generally known as the financial capital of the world. सबसे बड़ी फाइनेंशियल सिटी है वो। जितने भी बड़े बड़े बैंक्स हैं, जो मल्टीनेशनल बैंक्स हैं, उन सबके ऑफिसेज लंदन में मिलेंगे। इसलिए बिकॉज सारे बड़े बड़े बैंक्स के ऑफिसेज लंदन में हैं, इसलिए इंटरबैंक ऑफर रेट लंदन में ही कैलकुलेट होता है और इसे हम लाइबोर कह देते हैं। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का इंटरेस्ट रेट होगा वो कैसे सेट होगा? अगर रिलायंस बोरो करना चाहता है लंदन बैंक ऑफ कॉमर्स से, तो लंदन बैंक ऑफ कॉमर्स क्या इंटरेस्ट रेट सेट करेगा? वो देखेगा, बेंचमार्क होगा उसका लाइबोर। मान लो लाइबोर चल रहा है 4% और X% होगा क्रेडिट रिस्क। ठीक है, वो रिस्क के बेस पे होगा। अब ये जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स होती हैं, इनका X कैसे डिसाइड होता है? वो पता है कैसे डिसाइड होता है? आपके कंट्री की क्रेडिट रेटिंग क्या चल रही है। आपने सुना होगा ना, मूडीज, फिच वगैरह, ये कंट्री की क्रेडिट रेटिंग करते हैं। जैसे यूएसए को दे रखा होगा AAA+ रेटिंग, फिर AA+ आता है, फिर ऐसे करते करते A+, फिर ऐसे नीचे जाते जाओ। इंडिया की करंटली रेटिंग चल रही थी, एक टाइम था जब इंडिया BBB+ पे था, फिर इंडिया अभी BBB- पे चला गया था। ये क्रेडिट रेटिंग है, ये बताता है आपके कंट्री में क्रेडिट फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। अब यूएसए में फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है तभी AAA+ का स्कोर मिला हुआ है, इंडिया में खराब है तभी BBB-। अच्छा, जितनी कम आपके कंट्री की क्रेडिट रेटिंग होगी उतना रिस्की है किसी फॉरेनर को आपके कंट्री में लोन देना या इन्वेस्ट करना, राइट? तो जितनी बुरी रेटिंग होगी ना आपकी कंट्री की इस क्रेडिट रेटिंग स्कोर में, जो फिच और मूडीज निकालते हैं, उतना ही ज्यादा X होगा। अगर आप उस कंट्री में हो जिसको AAA+ मिला हुआ है तो X क्लोज टू 0 होगा, कई बार 0 भी होता है, आपको लाइबोर पे ही लोन मिल जाएगा। मेक सेंस? ठीक है, तो ये होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का सिस्टम। X की वैल्यू, रिलायंस अगर इंडिया में बेस्ड है तो रिलायंस को जो लोन मिलेगा उसमें जो X की स्प्रेड की वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी इंडिया के स्टेटस पे, क्रेडिट रेटिंग स्कोर पे। ठीक है, अब जैसे लाइबोर होता है वैसे ही माइबोर भी होता है, ये मैं अलग से बता रहा हूं। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग खत्म हो गया, पर कहीं आप माइबोर भी सुन सकते हो। माइबोर हम कहते हैं मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट। इंडिया के जितने बड़े बड़े बैंक्स हैं ना इंडिया के, वो आपस में किस रेट पे एक दूसरे को लेंडिंग कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं, उसका एवरेज ले ले, वेटेड एवरेज, तो उसे हम कहते हैं माइबोर। मेक सेंस? ये इंडिया के बैंक्स का है, क्योंकि मुंबई नाम क्यों आ रहा है? मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसलिए सारे बड़े बड़े बैंक्स के ऑफिसेज मुंबई में, तो मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट। ये सिर्फ इंडिया के लिए। वर्ल्ड ओवर अगर आपने बात करनी है तो लाइबोर पे चलते हो आप। क्लियर? मेक सेंस? और यही आपके नोट्स में लिखा हुआ है, यही चीज दी होगी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। ये बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है पर नोट्स में आपको रीडेबल फॉर्मेट में मिलेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आज के लेक्चर में हम डिस्कस नहीं करेंगे, अगर आप ये नोट्स ही पढ़ लोगे तो ही आपको समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो व्हाट्सएप पे लिख जरूर देना, हम इसको डिस्कस कर लेंगे प्रॉपरली। बट फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि ब्रीफ में हम डिस्कस कर चुके हैं इसे। FDI क्या होता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है ना। FDI क्या है, FII क्या है, FII या FPI क्या है, राइट? क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर कौन होता है? ठीक है, ये आप नोट्स में से ही पढ़ लेना। ठीक है, और एक और चीज मैं आपको बताऊंगा नोट्स में से पढ़ने के लिए, वो है NRI डिपॉजिट्स। नाउ जैसा कि आप जानते हो NRI डिपॉजिट्स को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल अकाउंट में डालते हैं।
रिमेंबर कैपिटल अकाउंट, उसमें आता है इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग्स आती है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, और आता है आपका एनआरआई डिपॉजिट्स। नाउ एनआरआई डिपॉजिट्स, क्योंकि प्रीलिम्स में कई बार ट्रिवियल क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, एनआरआई डिपॉजिट्स भी ना 3 तरीके के होते हैं। एक होते हैं एफसीएनआर अकाउंट्स होते हैं, एनआरआई एफसीएनआर अकाउंट में पैसा जमा कराते हैं, एक एनआरई अकाउंट्स होते हैं, एक एनआरओ अकाउंट्स होते हैं। तो ये 3 टाइप के एनआरआई डिपॉजिट्स हैं, इन्हें भी नोट्स में से एक बारी पढ़ जरूर लेना। ऑलराइट, मेक सेंस? ठीक है, तो ये दोनों चीजें हम नोट से पढ़ लेना। अगर कोई डिफिकल्टी आती है अगेन तो पूछ लेना, हम नेक्स्ट क्लास में इसे डिस्कस कर लेंगे। ऑलराइट, मेक सेंस? हाय, अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।